कार एक्सीडेंट के बाद मुझे कोमा में भेजने वाली मेरी कोल्ड एक्स वाइफ मुझसे इस कदर प्यार करती थी। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरे लिए उसका अफेक्शन लेवल 100 था। लीजिए उठो। एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में एक सिस्टम आ चुका था। मेरे बेस्ट फ्रेंड के सिर के ऊपर 85 लिखा था। मैं पूरी तरह शॉक में था। तभी वार्ड का डोर खुला और मेरी कोल्ड एक्स वाइफ शेन योचू, जिससे मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ था, अंदर आई। उसने कोल्डली एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। मेरी नज़र उसके सिर के ऊपर चमकते नंबर्स पर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शेन्यूचू, अफेक्शन लेवल 100। क्या मजाक है अफेक्शन लेवल 100? और तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया? एक कान फाड़ देने वाली ब्रेक की आवाज ने उस शाम की शांति को चीर दिया था। क्रश। उस जोरदार टक्कर से मेरी पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। मेरा माथा स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकराया। मेरी कॉन्शियसनेस अंधेरे में डूब रही थी और उस आखिरी सेकंड में मेरे दिमाग में जो चेहरा आया वो शेन्योचू का था। वही बर्फ जैसी ठंडी शक्ल। डैम इट, हमारे डिवोर्स को आधा साल हो चुका है फिर भी वही क्यों? लीजियांग, लीजियांग उठो। मेरे कानों में एक घबराई हुई आवाज गूंजने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वो चुभने वाली वाइट लाइट मेरे सिर में दर्द कर रही थी। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। तुम गाड़ी चलाते हुए कैसे सो सकते हो? अगर एयरबैग्स नहीं होते तो तुम सीधा यमराज से मिल रहे होते। ये जानी पहचानी आवाज मेरे बेस्ट फ्रेंड सुयान की थी। उसके चेहरे पर अभी भी डर था और वो एक कॉटन स्वॉब से मेरे होठों को गीला कर रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। ये सच में हॉस्पिटल का वार्ड था। मेरे सिर पर एक मोटी बैंडेज बंधी थी और रह रह कर दर्द उठ रहा था। मैं ठीक तो होना। डॉक्टर ने कहा है कि हल्का कंकशन है और कुछ टिश्यू डैमेज, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। सुयान ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। यार, शनयोचू से डिवोर्स हो गया तो हो गया। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान ही निकल गई हो? उस नाम को सुनते ही मेरे सीने में एक दर्द सा उठा और मैं हमेशा की तरह चुप हो गया। ठीक उसी वक्त मेरी आंखों के सामने का नजारा अचानक अजीब तरीके से बदलने लगा। मैंने देखा कि सुयान के सिर के ऊपर बिना किसी वार्निंग के एक लाइन चमकने लगी। हल्के नीले रंग के नंबर्स और टेक्स्ट। सुयान, अफेक्शन लेवल 85, सॉलिड ब्रदर। मैंने जोर से पलके झपकाए। मुझे लगा ये कंकशन का कोई साइड इफेक्ट है या मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। क्या घूर रहे हो भाई? तुम्हारी आंखें तो फटी की फटी रह गई हैं। सुयान मेरी नजर से थोड़ा अजीब फील कर रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी नजर बगल में खड़ी नर्स पर डाली जो मेरी ड्रेसिंग चेंज कर रही थी। तभी एक और वैसा ही इंफॉर्मेशन बॉक्स हवा में पॉप हुआ। नर्स जांग पिंग, अफेक्शन लेवल 60, फ्रेंडली स्ट्रेंजर। व्हाट द मेरे मुंह से अंदर ही अंदर एक गाली निकल गई। मेरा पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। ये क्या सिचुएशन है? कोई चीट कोड? ये सब क्या हो रहा है? चीट कोड या कोई सिस्टम? एक कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट एक डिप्रेसिंग लव स्टोरी से सीधे किसी फैंटेसी सिस्टम में बदल गई थी। मैं अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आया था कि तभी वार्ड का दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक बहुत जानी पहचानी ठंडी सी परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैल गई। मेरे दिल को जैसे किसी अनदेखे हाथ ने कस कर पकड़ लिया। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वो शिन योचू थी। उसने एक परफेक्टली फिटेड बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल सलीके से पीछे बंधे थे, जिससे उसका खूबसूरत माथा और परफेक्ट कॉलर बोन नजर आ रहा था। उस हद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे पर आज भी वही बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन थी, जैसे उसे दुनिया की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना हो। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, इतनी शांत जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। होश आ गया? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल उसकी तरह ही ठंडी थी, जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी मेरी नजर सीधे उसके सिर के ऊपर जाकर अटक गई। वहां भी एक हल्का नीला इंफॉर्मेशन बॉक्स हवा में तैर रहा था। शन्योचू, अफेक्शन लेवल 100। एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह क्रैश हो गया। 100, अफेक्शन लेवल 100, और वो पीछे के 3 क्वेश्चन मार्क्स का क्या मतलब है? क्या सिस्टम को भी ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क्स दिखाकर अपना शौक जाहिर कर रहा है? मैं उस चुभने वाले 100 को घूरता रहा और फिर शेनयोचू के उस जमा देने वाले चेहरे को देखा। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी रियलिटी को जमीन पर पटक कर कुचला जा रहा है। तुम यहाँ कैसे? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सूखे गले से आवाज निकाली। शिनयोचू ने बिना कुछ कहे अपने ब्रीफ केस से एक डॉक्यूमेंट निकाला और मेरे बेड के पास आकर उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया।
हमारी शादी के बाद की प्रॉपर्टी उसका आखिरी हिस्सा अभी क्लियर नहीं हुआ था। ये फाइनल एग्रीमेंट है, इसे देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो साइन कर देना। उसका टोन एकदम प्रोफेशनल था, जैसे हमारे बीच अब सिर्फ ये ठंडे बिजनेस रिलेशंस ही बचे हों। मेरे दिमाग में एक भूचाल सा आ गया। एक इंसान जिसका मेरे लिए अफेक्शन लेवल 100 है, वो ये एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल बेड पर पड़े होने पर इतनी ठंडी शक्ल बनाकर मुझसे प्रॉपर्टी डिवाइड करने आई है। क्या ये लॉजिकल है? क्या ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक है? सुयान से ये सब देखा नहीं गया और वो भड़क उठा। शन योचू, ली जियांग अभी अभी होश में आया है, उसका सिर अभी भी घूम रहा है। क्या तुम उसके ठीक होने तक का वेट नहीं कर सकती थी? शन योचू की नजर जरा सी भी नहीं हिली। वो लगातार मुझे ही देख रही थी और उसने बहुत ही कामली कहा, जितनी जल्दी ये सॉल्व होगा उतनी जल्दी हम हिसाब क्लियर कर लेंगे। मुझे दोपहर में एक मीटिंग अटेंड करनी है, मेरे पास टाइम ही है। हिसाब क्लियर कर लेंगे, ये शब्द किसी सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गए। मैं उसे देखता रहा। उसकी उन गहरी और शांत आंखों में मैं सिर्फ एक झलक ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उस 100 वाले नंबर से मैच करती हो, लेकिन नहीं, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ कोल्डनेस, दूरी और एक ऐसी बेरुखी जो इंसान को मीलों दूर कर दे। क्या ये सिस्टम खराब हो चुका है या मेरा कंकशन इतना बुरा है कि मैं नंबर्स भी गलत पढ़ रहा हूँ? मैंने एक गहरी सांस ली और उसे टेस्ट करने का फैसला किया। ये एग्रीमेंट मैं अभी नहीं पढ़ सकता। मैंने अपने बैंडेज बंधे सिर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने कहा है मुझे कंकशन है, मुझे हर चीज डबल दिखाई दे रही है। अगर मैंने टर्म्स गलत पढ़ लिए और अपना हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर दिया तो क्या होगा? मैंने जानबूझकर एक बहुत ही कैजुअल और सार्कास्टिक टोन का इस्तेमाल किया। हमारी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से मेरी ऐसी बातें सुनकर वो हमेशा इरिटेट हो जाती थी और उसकी भौहें और सिकुड़ जाती थी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ 2 सेकंड के लिए मुझे शांति से देखा और फिर चुपचाप उस फाइल को वापस अपने बैग में रख लिया। तो फिर तुम्हारे ठीक होने का वेट करते हैं। इतना कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। शुरू से लेकर आखिर तक उसके सिर के ऊपर चमकता वो लाल रंग का 100 एकदम स्टेडी था, किसी पहाड़ की तरह। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। रुको, इससे पहले कि मेरा दिमाग प्रोसेस कर पाता, मेरे मुंह से आवाज निकल गई। शन योचू ने अपने कदम रोक लिए, हल्का सा मुड़ी और एक सवालिया नजर से मुझे देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मैं उसके उस ठंडे साइड प्रोफाइल को देख रहा था और उसके सिर के ऊपर चमकते उस फायरी 100 को। एक अजीब सा पागलपन मेरे अंदर दौड़ गया। मैंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। सुयान ने तुरंत रिएक्ट किया और पास रखा गिलास उठाकर पानी लेने के लिए मुड़ा। तो रुक, मैं लाता हूं। उसे जाने दो, मैंने शन योचू की तरफ इशारा किया नहीं, मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और सु यान से कहा, तू बहुत क्लमजी है, अगर पानी गिरा दिया तो। सु यान वहीं जम गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, भाई तेरा दिमाग सच में क्रैश हो गया है क्या? शन योचू से पानी मंगवाना, ये तो किसी सुअर के पेड़ पर चढ़ने जितना इम्पॉसिबल था। डिवोर्स से पहले भी वो मुझसे कई बार लड़ चुकी थी क्योंकि मैं उसे एक नौकरानी की तरह ऑर्डर देता था, और अब तो हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं उससे ऐसी डिमांड कर रहा हूँ। ये तो सीधे मौत को दावत देना था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि शन योचू की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। हाँ, यही वो एक्सप्रेशन है, बहुत ज्यादा पहचाना, जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता था। लेकिन जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक ठंडी स्माइल देगी और पलट कर चली जाएगी या मुंह पर कहेगी क्या तुम्हारे खुद के हाथ नहीं है, तो वो बस कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और फिर वो सच में मुड़ गई। उसने सुयान के हाथ से ग्लास लिया और बिना एक भी शब्द कहे पानी के डिस्पेंसर तक गई। पानी भरा, मुड़ी, वापस आई और ग्लास मेरे सामने कर दिया। ये पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ था और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं उसे बस घूरता रह गया। मेरा दिमाग एक बार फिर से हैंग हो चुका था। उसके सिर के ऊपर वो 100 अभी चमक रहा था और अब उसके बगल में एक छोटी सी लाइन भी फ्लोट कर रही थी, स्टेटस हार्ट एक, दर्द हार्ट एक। मैं पानी पीते पीते खांसने ही वाला था, तुम इसे हार्ट एक कहते हो। इस एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी सोचेगा कि मैंने इसके 8 मिलियन कर्ज लिए हैं। थैंक्स, मैंने पानी का ग्लास लेते हुए धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा हम कहा और फिर वहीं अपनी जगह पर खड़ी रही। ना कुछ बोली और ना ही वहां से गई। वार्ड के अंदर का माहौल अचानक से बहुत ऑकवर्ड हो गया। सुयान ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा, अपना सिर खुजाया और एक बहाना ढूंढा। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी अभी भी सड़क पर पार्क है, मैं उसे हटा कर आता हूँ, तुम लोग बात करो,
इतना कहकर वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैं पानी पी रहा था और कनखियों से उसे चुपचाप देख रहा था। वो बस वहां शांति से खड़ी थी, उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, जैसे वो कोई नज़ारा देख रही हो या शायद कुछ भी नहीं देख रही हो। कंपनी में आजकल बहुत काम है क्या? मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा। ठीक ठाक है, वो हमेशा की तरह कम शब्दों में बोली। वो प्रोजेक्ट मिल गया क्या? मिल गया, अच्छी बात है। बातचीत फिर से रुक गई। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस अजीब से माहौल में पागल हो जाऊंगा। एक एक्स वाइफ जिसका अफेक्शन लेवल मेरे लिए 100 है, मेरे साथ एक ही कमरे में है, लेकिन एक अजनबी से भी ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रही है। ये क्या है? कोई नए तरीके का टॉर्चर? ठीक उसी वक्त मेरे पेट से एक बहुत ही अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक्सीडेंट से लेकर अब तक मैंने सच में एक निवाला तक नहीं खाया था। शेनयोचू की नजर आखिरकार खिड़की से हटी और मुझ पर आकर टिक गई। भूख लगी है, थोड़ी सी, मैंने ईमानदारी से मान लिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि वो कहेगी भूख लगी है तो खुद फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लो, लेकिन उसने अपना फोन निकाला और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। कुछ सेकंड्स बाद उसने फोन नीचे रखा और मुझसे कहा, मैंने पॉरेज ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में आ जाएगा। मैं हैरान रह गया। उसे कैसे पता कि मुझे पॉरेज ही खाना था? उसने मुझे एक ठंडी नजर से देखा और बोली, कंकशन वाले पेशेंट को पॉरेज नहीं तो क्या रोस्ट पोर्क खिलाऊं? इतना कहकर, जैसे उसे लगा कि आज के लिए उसने अपने कोटे से ज्यादा बातें कर ली हैं, उसने पास रखी कुर्सी खींची और बैठ गई। वो वापस उसी साइलेंट आइसबर्ग में बदल गई। लेकिन उसके इस एक सेंटेंस ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मैंने अपना फोन नीचे देखा और फूड डिलीवरी ऐप खोल लिया। मैं सर्च कर रहा था कि उसने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हुआ। जल्दी ही मेरी उंगलियां एक दुकान पर जाकर रुक गईं, जिसका नाम था मानशीन पॉरेज शॉप। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही छोटी सी दुकान थी जहां हम तब जाया करते थे जब हम साथ थे। ये दुकान बहुत छोटी थी और काफी छुपी हुई जगह पर थी, लेकिन वहां की मालकिन के हाथों में जादू था। खासकर वो सेंचुरी एग एंड लीन मीट पॉरेज मेरा फेवरेट था। वो जहां अभी रहती है, वहां से ड्राइव करके वो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर इसी दुकान को चुना। इसे सिर्फ कन्वीनियंस कहकर नहीं टाला जा सकता था। मैंने अपना सिर उठाया और एक बार फिर उसे देखा। वो अभी भी वैसी ही ठंडी और शांत बैठी थी, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत ही नॉर्मल सा फूड डिलीवरी ऑर्डर किया हो। लेकिन उसके सिर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन बॉक्स था, वो चुपके से बदल चुका था। शिन्याचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव स्टेटस, वरिड, उसे फिक्र है कि तुम्हारा पेट खराब है और हॉस्पिटल का खाना बहुत ऑयली होगा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। तो बात यह है, ऐसा नहीं है कि उसे परवाह नहीं है, बस उसने अपनी सारी फिक्र को उस बर्फ के पहाड़ के नीचे छिपा रखा है। मुंह से वो सबसे चुभने वाली बातें कहती है, लेकिन काम सबसे ज्यादा केयरिंग करती है। ये औरत भी ना, आधे घंटे बाद डिलीवरी बॉय ने एकदम टाइम पर वो गर्मा गर्म पॉरेज पहुंचा दिया। शन योचू उठी, ऑर्डर लिया, पैकिंग खोली और चम्मच मेरे हाथ में थमा दिया। ये पूरा प्रोसेस हमेशा की तरह साइलेंट और एफिशिएंट था। मैंने पॉरेज लिया। टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था, मुंह जलाने वाला नहीं। मैंने एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डाला। वो जानी पहचानी टेस्ट मेरी जबान पर फैल गई और एक गर्माहट मेरे गले से होती हुई सीधे पेट तक पहुंच गई। वही पुराना टेस्ट मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। शनयोचू की पलकें इतनी हल्की सी झपकीं कि शायद ही कोई नोटिस कर पाता, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। ठीक उसी वक्त वार्ड का दरवाजा एक बार फिर से खुला। इस बार जो अंदर आया, वो एक प्रॉपर सूट में सजा हुआ आदमी था। लंबा कद, हैंडसम सा चेहरा और उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक बहुत बड़ा बुके था। मैं उसे जानता था। वांग येन हमारी कंपनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, शेंशी ग्रुप का सीईओ और कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक जाना माना यंग टैलेंट। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मेरे और शेन योचू के डिवोर्स के बाद से ही वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा था। यूचू, मैंने सुना तुम यहाँ हो, तो मैं सीधा दौड़ा चला आया। तुम ठीक तो हो ना? वांग येन ने अंदर आते ही मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एक जिंदा इंसान बिस्तर पे पड़ा है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा शेन यूचू के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर बहुत फिक्र नजर आ रही थी। मेरी नजर उसके सिर के ऊपर तैरते इंफॉर्मेशन बॉक्स पर पड़ी। वांग येन अफेक्शन टुवर्ड्स शनयोचू 95, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस अफेक्शन टुवर्ड्स ली जियांग -50,
मेरे अंदर से एक ठंडी हंसी निकल गई। लगता है ये आदमी सच में मुझे अपनी आंखों की किरकिरी समझता है। शन यूचू ने जैसे ही वांग यान को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने बिना दिखाए हल्का सा एक कदम पीछे लिया और दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी। मैं ठीक हूं, तुम यहाँ क्यों आए? उसका टोन मुझसे बात करते वक्त से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा था। मुझे मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि डायरेक्टर ली का कार एक्सीडेंट हो गया है और तुम हॉस्पिटल आई हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, वांग यान ने कहते हुए वो गुलाब का बुके उसके सामने कर दिया। ये तुम्हारे लिए। उम्मीद है कि तुम्हारा मूड इन फूलों की तरह खिल जाएगा। मैं सच में पॉरेज खाते खाते खांसने ही वाला था। मूड खिल जाएगा। शेन यो चू के इस बर्फीले चेहरे को देखकर इससे तो अच्छा होता कि तुम इसे एक बर्फ का पुतला गिफ्ट कर देते, शायद वो ज्यादा खुश हो जाती। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेन योचू ने उस बोके की तरफ देखा तक नहीं और कोल्डली कहा, इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ, मुझे पॉलन एलर्जी है। वांग यान का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए जम सा गया। मेरी हंसी छूटते छूटते बची भाई 6 महीने से पीछे पड़ा है और इसे ये तक नहीं पता कि बंदी को पॉलन एलर्जी है। ये 95 का अफेक्शन लेवल पूरी तरह से फेक लग रहा है। वांग येन को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने एक झेपी हुई हंसी हंसी और फूलों को पास की टेबल पर दिया। फिर जैसे उसने मुझे अभी अभी नोटिस किया हो, एक फेक शौक के साथ बोला, अरे डायरेक्टर ली, आप भी यही हैं? मेरी नजरें भी ना। आई एम सो सॉरी। आपकी तबीयत कैसी है अब? कोई ज्यादा बड़ी चोट तो नहीं आई? वो मुंह से तो सॉरी बोल रहा था, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता था कि उसके सिर के ऊपर वो -50 का नंबर एक कमीनी सी खुशी के साथ चमक रहा था। तुम्हारी दुआओं से अभी मरा नहीं हूं, मैंने एक फेक सी स्माइल के साथ जवाब दिया। वांग येन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपनी नजर वापस शेन योचू की तरफ घुमा ली और एक बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोला, योचू, तुम भी ना, जब डायरेक्टर ली अब खतरे से बाहर है तो तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। तुमने कल रात उस नए प्रपोजल के लिए पूरी रात जागकर काम किया और आज यहाँ हॉस्पिटल आ गई। तुम्हारी हेल्थ कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब? यहाँ केयर टेकर है ना, तुम्हें खुद यहाँ बैठकर पहरा देने की क्या जरूरत है? उसकी ये बातें बाहर से तो शन योचू की टेर लग रही थी, लेकिन असल में वो मुझे अपनी टेरिटरी दिखा रहा था। वो इनडायरेक्टली ये बता रहा था कि मेरे और शन योचू के बीच अब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि उसे मेरी देखभाल करनी पड़े। मेरे अंदर का पारा चढ़ने लगा। मैं पलट कर जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि शन योचू का चेहरा एकदम सख्त हो गया है। उसने मुड़कर वांग येन को देखा और उसकी नजर किसी तेज धार वाले चाकू जैसी थी। डायरेक्टर वांग, मेरे पर्सनल मैटर्स में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और हाँ, आगे से मुझे डायरेक्टर शन या शन योचू ही बुलाइए। योचू बुलाने जितने क्लोज हम नहीं हैं। इस बार वांग यान के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसका वो हैंडसम सा चेहरा गुस्से से हल्का सा ट्विस्ट हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में भयानक जेलसी और नफरत भरी थी। उसके सिर के ऊपर का वो -50 पागलों की तरह ब्लिंक करने लगा और अचानक से -70 पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त वांग यान को अचानक कुछ याद आया। उसने पलटी मारी और मेरे सामने एक फेक सिंपैथी का नाटक करते हुए बोला, वैसे डायरेक्टर ली, आपका और शेन यूचू का अलग होना सच में बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है कि आप दोनों का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि आप बाहर, खैर मर्द हैं, कभी कभी बहक जाते हैं। लेकिन शेन यूचू का दिल दुखाना ये आपकी गलती थी। उसकी ये चाल बहुत ही घटिया और खतरनाक थी। शेन यूचू के सामने उस पुरानी बात को उछालना, वो बस हमारे जख्मों को दोबारा कुरेदना चाहता था। वो उसे याद दिलाना चाहता था कि मैंने क्या गलती की थी। मेरा दिल एकदम से भारी हो गया। मैंने घबराकर शेन यूचू की तरफ देखा और मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर वो पहाड़ की तरह अटल 100 वांग येन के ये शब्द बोलते ही भयानक तरीके से कांपने लगा। वो नंबर गिरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी तकलीफ और गहरे दुख की वेव में बदल गया। उसका चेहरा एक ही पल में बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर कस दिया हो। वांग येन हमारी कमजोरी पर वार करने में कामयाब हो गया था और उसके होठों पर छाई वो मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपना वो घटिया नाटक चालू रखा, डायरेक्टर ली, जो बीत गया सो बीत गया। आगे से मैं यूचू का ख्याल रखूंगा। मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। कमरे में दो आवाजें एक साथ गूंजी, एक मेरी और दूसरी शन यूचू की। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो भी वांग येन को घूर रही थी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके शब्द बर्फ की तरह चुभने वाले थे।
मेरे और ली जाम के बीच क्या हुआ ये तय करने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं होता। अब यहाँ से चले जाओ। ये पहली बार था जब मैंने उसे हम दोनों के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना था। वान यन का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल पीला हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शेन योचू मेरे लिए उसकी सरेआम इतनी बेइज्जती कर देगी। उसने मुझे एक बहुत ही गहरी और खतरनाक नजर से देखा। वो नजर जैसे कह रही थी तू बचकर रहना। फिर उसने अपना सूट ठीक किया, अपनी बची खुची इज्जत संभाली और पलटकर वार्ड से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर से एक भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार का माहौल पहले से भी ज्यादा टेंशन भरा था। वो बात वैसी नहीं थी जैसी उसने कही। मैंने शेन योचू के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए सफाई देने की कोशिश की। वो बात मेरे दिल में चुभी हुई एक कील की तरह थी, और हमारे डिवोर्स की असल वजह भी। 1 साल पहले कंपनी पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, और अगले दिन जब मेरी आंख खुली मैंने खुद को होटल के बेड पर पाया। मेरे बगल में कंपनी की एक फीमेल कॉलीग थी, और फिर होटल के बाहर उस कॉलीग के साथ मेरी खींचातानी की फोटोज किसी ने शन योचू को भेज दी। मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे फंसाया गया है, मेरे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में वो जमा देने वाली डिसअपॉइंटमेंट थी। 3 दिन बाद उसने डिवोर्स की मांग कर दी, शुरू से अंत तक। कोई ड्रामा नहीं, कोई सवाल नहीं। उसकी उस साइलेंस ने मुझे मौत की सजा सुना दी थी। अब सोचता हूं तो वांग यान को ये सब पता था 100%। ये उसी का प्लान था पीछे से। क्या अब ये इंपॉर्टेंट है? शन योचू ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। सब कुछ खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट है? मेरे मुंह से एकदम निकल गया मेरे लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज चबाकर कहा, शन योचू, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। उस रात मैंने कुछ नहीं किया था। उसकी बॉडी हल्की सी कांपी, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। मुझे नहीं पता कि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया या नहीं, लेकिन उसके सिर के ऊपर चमकता वो 100। मेरे ये बोलते ही उसकी वो पेनफुल फ्लक्चुएशन थोड़ी शांत हो गई। मैं थक गई हूँ। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, और फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई। तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। उसकी वो थकी हुई पीठ देखकर मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मेरे मुंह से निकल गया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बोलते ही मुझे रिग्रेट हुआ। अपनी इस कंडीशन में मैं उसे कैसे ड्रॉप कर सकता था? उसके कदम रुके। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा कंफ्यूजन था। कोई जरूरत नहीं, इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। मैंने फ्रस्ट्रेशन में जोर से बेड पर मुक्का मारा। तभी अचानक मेरी नजर कुर्सी के पास रखे उसके ब्रीफ केस पर पड़ी। उसकी जिप खुली हुई थी, और अंदर से एक डॉक्यूमेंट बाहर झांक रहा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ओवरसीज आर्ट एक्सचेंज प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। मेरे दिमाग में जैसे कोई बम फटा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से मेरे सिर पे वार किया हो। ये प्रोजेक्ट, मुझे पता था इसके बारे में। ये शिन यूचू का कॉलेज के दिनों का ड्रीम था। वो हमेशा से पेरिस की बोज आर्ट्स एकेडमी जाना चाहती थी, एक टॉप क्यूरेटर बनने के लिए। लेकिन फिर मेरे लिए उसने वो सपना छोड़ दिया। उस साल मेरी कंपनी बस शुरू ही हुई थी। फंडिंग रुक गई थी और हम बैंक्रप्सी की कगार पर थे। उसने अपना वो ऑफर ठुकरा दिया जो उसे मिल चुका था। वो मेरे पास रुक गई। अपनी सेविंग्स और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसने मेरे लिए इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के लिए दिन रात एक कर दिया। मेरी कंपनी तो बच गई, लेकिन उसका वो सपना हमेशा के लिए उसी गर्मियों में दफन हो गया। उसने कभी मुझसे इस बारे में एक शब्द नहीं कहा। मुझे भी ये बात बाद में उसके कॉलेज फ्रेंड से गलती से पता चली थी। मुझे हमेशा लगा था कि वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन अब मैंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर डायल किया। हेलो लीजांग, क्या काम है मुझसे? फोन की दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड की वो स्ट्रिक्ट आवाज आई। मुझे बस इतना पूछना था, क्या शन योचू विदेश जाने की तैयारी कर रही है? लाइन के उस पार एकदम सन्नाटा छा गया। बहुत देर बाद एक गहरी सांस लेने की आवाज आई, तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, वो पिछले 6 महीने से प्रिपेयर कर रही थी। पेरिस से उसे ऑफर आ चुका है। वो अगले महीने जा रही है। अगले महीने जा रही है। मेरा दिल जैसे किसी गहरी खाई में गिर गया। तो बात ये थी, ऐसा नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी। वो बस इस दर्द देने वाली जगह को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी कर रही थी, मुझे छोड़ने की। कॉल कट करने के बाद मैं किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर बैठा रहा। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। शहर की नियॉन लाइट्स एक एक करके जल उठी, और मेरी परछाई लंबी और बेहद अकेली लग रही थी। ठीक उसी वक्त
मेरे दिमाग में उस सिस्टम की वो ठंडी सी नोटिफिकेशन आवाज फिर से गूंज उठी। मैंने हवा में ऊपर देखा, जैसे मुझे शिन यूचू का चेहरा नजर आ रहा हो। शिन यूचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव, स्टेटस, हार्ट एक। उसकी कंपनी अभी अभी स्टेबल हुई है। अगर मैं चली गई तो क्या वो अकेला सब हैंडल कर पाएगा? मेरी आंखों में अचानक आंसू भर आए। ये पागल लड़की, इस हालात में भी। उसके दिल में अभी भी मेरा ही ख्याल था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वाले दिन सुयान मुझे पिक करने आया। शिन्यूचू फिर कभी नजर नहीं आई। ना कॉल्स पिक कर रही थी, ना मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी। वो फिर से वही पुरानी बर्फ जैसी कोल्ड एक्स वाइफ बन चुकी थी, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। अगर मेरे सिर के ऊपर मंडराने वाला ये सिस्टम नहीं होता ना, तो मुझे लगता कि हॉस्पिटल में उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे कंकशन का हैलुसिनेशन था। बस कर भाई और मत देख, वो बहुत दूर जा चुकी है। सुयान ने मेरा सामान कार की ट्रंक में फेंका और मेरे कंधे पर हाथ मारा। सच कह रहा हूँ, औरतों का दिल समुंदर की गहराई जैसा होता है, और खासकर शन योचू जैसी औरतें, वो तो जहरीली सुई की तरह है। तो उनसे नहीं जीत सकता। मैं चुपचाप कार की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। घर चलना है या कंपनी? कंपनी। मुझे एक चीज क्लियर करनी थी। 1 साल पहले मेरा वो फेक चीटिंग स्कैंडल, क्या सच में वांग यान का ही प्लान था? कंपनी पहुंचते ही मैंने अपनी असिस्टेंट को 1 साल पुरानी उस पार्टी की सारी सीसीटीवी फुटेज और गेस्ट लिस्ट निकालने को कहा। पूरी दोपहर मैंने खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया और बार बार वो रिकॉर्डिंग्स चेक करता रहा। और आखिरकार एक छिपे हुए कॉर्नर कैमरा की फुटेज में मुझे वो सुराग मिल गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, वांग येन एक कोने में एक वेटर से धीरे धीरे बात कर रहा था, और उसने उसे एक एनवेलप भी दिया। कुछ ही मिनट्स बाद वो ही वेटर ड्रिंक्स लेकर मेरी टेबल पर आया था, और वो फीमेल कॉलीग जिसने मुझे फंसाया था, वो उस वक्त वान यान के आसपास ही खड़ी थी, और उसकी आंखों में एक खतरनाक सा प्लान चमक रहा था। मैंने उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया और सुयान को फॉरवर्ड कर दिया। मुझे ये वेटर और वो औरत दोनों चाहिए। ये सब करने के बाद मैं कुर्सी पर पीछे की तरफ गिरा और एक लंबी सांस छोड़ी। सच अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। उस रात शहर के सबसे लग्जरियस होटल में एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी। मैं और सुयान वहां पहुंचे, और जैसा मैंने सोचा था, दरवाजे से घुसते ही मेरी नज़र वांग यान पर पड़ी। वो लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था, किसी किंग की तरह एटीट्यूड दिखा रहा था। उसकी नज़रें पूरे हॉल में घूम रही थीं, और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हैरानी और नफरत साफ झलक उठी। वांग येन, अफेक्शन लेवल -75, स्टेटस ओवर कॉन्फिडेंट ट्रैश। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर मारा और सीधे बफे एरिया की तरफ बढ़ गया। मुझे पता था कि शेन योचू भी यहाँ आने वाली है, और कुछ ही मिनट्स बाद वो हॉल के दरवाजे पर नजर आई। उसने एक मून वाइट इवनिंग गाउन पहना हुआ था। एक ही झटके में पूरे हॉल की नजरें उसी पर टिक गईं। वो उस अंधेरी रात में चमकते हुए सबसे तेज सितारे की तरह लग रही थी। इतनी कोल्ड, इतनी क्लासी, कि कोई आसानी से उसके पास जाने की हिम्मत ना करे। वैंग येन तो जैसे मौका ही ढूंढ रहा था। वो तुरंत उसके पास चिपका और एक परफेक्ट फेक स्माइल के साथ बोला, यूचू, तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। शिन यूचू ने बस हल्का सा सिर हिलाकर रिएक्ट किया। मैंने अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास पकड़ा और धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। डायरेक्टर शन। मैंने उसकी तरफ अपना ग्लास रेज किया। उसने मुझे देखा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में एक ऐसा सरप्राइज था जिसे वो छिपा नहीं पाई। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी चोट? बस मामूली सी चोट है। आई एम फाइन। मैंने एक स्माइल दी। मेरे बगल में खड़े वांग यान का चेहरा अब तक लाल चुका था। वो जानबूझकर हम दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया, ताकि मुझे ब्लॉक कर सके। डायरेक्टर ली सच में बहुत डेडिकेटेड है। इस कंडीशन में भी पार्टी अटेंड करने आ गए। क्या कोई बड़ी डील हाथ से निकलने का डर है? उसके ताने एकदम क्लियर थे, लेकिन मुझे उसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। मैं सीधा उसे बाईपास करके शेन योचू के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम इतनी देर से खड़ी हो, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हो रहा? शेन यूचू एकदम सुन्न रह गई। मैंने देखा उसके सिर के ऊपर का स्टेटस झटके से बदला। स्टेटस सरप्राइज्ड। इसे कैसे पता कि मेरे पैरों में दर्द है? मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे तो पता होना ही था। उसे हल्की सी फ्लैट फीट की प्रॉब्लम थी। हील्स पहनकर ज्यादा देर खड़े रहने से उसके पैरों में भयंकर दर्द होता था। ये एक सीक्रेट था जो मैंने तब नोटिस किया था जब हम साथ थे। पहले मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यही डिटेल मेरा सबसे बड़ा वेपन थी।
मैंने उसके जवाब का वेट नहीं किया और बड़ी स्मूथनेस से उसकी कलाई पकड़कर उसे रेस्ट एरिया की तरफ ले जाने लगा। वहां सोफा है, चलो बैठते हैं। उसकी कलाई बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही मैंने उसे टच किया, उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। पीछे खड़े वांग यान का चेहरा गुस्से से हरा हो चुका था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो कोई तमाशा भी नहीं कर सकता था। मैंने शिन यूचू को सोफा तक पहुंचाया। उसे बैठाने के बाद मैं सीधा बफे काउंटर की तरफ मुड़ा और उसकी फेवरेट पेस्ट्री और एक ग्लास हल्का गर्म दूध लेकर आया। थोड़ा कुछ खा लो, तुमने पक्का आज फिर डिनर स्किप किया होगा। मैंने वो प्लेट उसके सामने रख दी। वो अपने सामने रखे उस केक और दूध को देखकर पूरी तरह सुन्न में पड़ गई थी। शिन योचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव, स्टेटस वार्म। उसे अभी भी मेरी पसंद याद है। उसके सिर के ऊपर चमकते उन शब्दों को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। तो उसकी परवाह पाने की फीलिंग ऐसी होती है, और इसी फीलिंग को मैंने कभी अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया था। ली जांग। उसने अपना सिर उठाया। उसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स नजर से मुझे देखा। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। मैं उन बीते हुए सालों की हर कमी को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब कह नहीं सकता था। मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी। कुछ नहीं, बस अपने एक्स हस्बैंड का एक आखिरी कर्टसी समझ लो। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। उसे सोफा पर अकेला छोड़ दिया, जहां वो उस पेस्ट्री की प्लेट को बस घूरती रह गई। मुझे पता था आज की रात सिर्फ एक बिगिनिंग थी। उस पार्टी के बाद मैंने खुद से शिन्योचू को कांटेक्ट नहीं किया। मुझे पता था अभी सही टाइम नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट था वांग येन के खिलाफ वो सॉलिड एविडेंस निकालना। 2 दिन बाद सू येन की तरफ से एक खबर आई। उसने उस वेटर और उस औरत दोनों को ढूंढ निकाला था। वेटर सीधा निकला। उसने पैसे लिए और एक एक डिटेल रिकॉर्ड करवा दी कि कैसे वांग यान ने उसे मुझे ड्रग देने को कहा था और कैसे उस औरत को मेरे रूम में भेजा गया। लेकिन वो औरत, वो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं थी। ली जियांग, ये औरत थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। सु यान ने फोन पर बताया। वो अब वांग यान की कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर है। उसी की वफार है और मुंह नहीं खोल रही। कोई बात नहीं, मैंने खिड़की के बाहर देखा। मेरी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर वो नहीं बोलेगी तो मेरे पास उसका मुंह खुलवाने के बहुत तरीके हैं। मैंने फोन कट किया और सीधा एक दूसरा नंबर डायल किया। हेलो, लॉयर जान, मैं ली जियांग बोल रहा हूँ। मुझे एक लीगल नोटिस भिजवाना है अगले ही दिन। कमर्शियल डेफेमेशन और पर्सनल रेपुटेशन खराब करने का वो लीगल नोटिस सीधा उस औरत के डेस्क पर पहुंच गया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसी दोपहर उसका खुद मुझे कॉल आया और उसने मिलने की रिक्वेस्ट की। कैफे के अंदर उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसका सारा एटीट्यूड हवा हो गया था। डायरेक्टरली उस स्कैंडल से मेरा कोई लेना देना नहीं था। डायरेक्टर वांग ने मुझे फोर्स किया था। वो हाँफते हुए अपनी सफाई दे रही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनकी प्लान में साथ दूंगी तो वो मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बना देंगे। मैं उस वक्त पैसों और पावर के लालच में अंधी हो गई थी। उसने तुम्हें कैसे फोर्स किया, ये सब रिकॉर्ड करो। मैंने एक रिकॉर्डिंग पेन खिसकाकर उसके सामने रख दिया। वो एक सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने वो पेन उठा लिया। सारे सॉलिड एविडेंस हाथ में आने के बाद, मैंने वो सारे सबूत मिलने के बाद, मैं सीधा वांग यान की धज्जियां उड़ाने नहीं गया। मैंने गाड़ी निकाली और शेन योचू के ऑफिस के नीचे पहुंच गया। मैंने उसे एक टेक्स्ट किया, मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर हूं, तुम्हें कुछ देना है। इस बार उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आया, क्या चीज? तुम नीचे आओ, खुद देख लेना। कुछ मिनट्स बाद वो ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर आती हुई नजर आई। मैं गाड़ी से बाहर निकला और एक यूएसबी ड्राइव उसके हाथ में रख दी। ये क्या है? उसने पूछा। 1 साल पहले जो भी हुआ उसका पूरा सच। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और पूरे सीरियसली कहा, शन्यूचू, मैं बस इतना चाहता हूं कि इसे देखने के बाद तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक आखिरी मौका दो। वो पूरी तरह खामोश रही। उसने वो यूएसबी ड्राइव पकड़ ली और हल्का सा सिर हिला दिया। उसे मुड़ते हुए देखकर, उसे मुड़कर वापस ऑफिस के अंदर जाते हुए देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे नहीं पता था कि यह सच्चाई जो इतनी लेट आई है, क्या वो हमारे बीच की इस खाई को कभी भर पाएगी। मैं कंपनी वापस नहीं गया। मैं बस यूं ही बिना किसी डेस्टिनेशन की गाड़ी चलाता रहा और आखिरकार मेरी कार उसी पुरानी जगह पर आकर रुक गई। हमारा वो पुराना अपार्टमेंट, जिसने हमारे प्यार की शुरुआत से लेकर हमारे डिवोर्स तक का सफर देखा था। डिवोर्स के बाद ये घर उसी के नाम हो गया था। मैंने ऊपर देखा। वो जानी पहचानी खिड़की पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी।
मैंने गाड़ी रोड के किनारे पार्क की, इंजन ऑफ किया और बस शांति से वहीं बैठा रहा। एक एक मिनट जैसे घंटों के बराबर लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां बैठा रहा, जब अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नाम था शन योचू। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो। कॉल के उस पार बस एक लंबी खामोशी थी। मुझे लगा वो कुछ नहीं बोलेगी। तभी मुझे फोन के स्पीकर से एक आवाज आई। वो अपनी सिसकियों को, अपने रोने को पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल झटके से सिकुड़ गया। शन्योचू, लीजियांग। उसकी आवाज पूरी तरह से भारी हो चुकी थी, जैसे वो बहुत बुरी तरह रोई हो। तुमने तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी। मेरे पास हजारों बातें थी कहने को, लेकिन मुंह से सिर्फ यही 3 लफ्ज निकले। तुम अभी कहाँ हो? उसने पूछा। तुम्हारे घर के नीचे। फोन के उस पार फिर से एक सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे से कहा, ऊपर आ जाओ। कॉल कट होते ही मैंने गाड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और पागलों की तरह भागते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसा। उस जाने पहचाने दरवाजे के सामने खड़े होकर मैं एक पल के लिए झिझका। मुझे अपने ही दिल की धड़कनें इतनी जोर से सुनाई रही थी। आखिरकार मैंने अपना हाथ उठाया और डोरबेल बजा दी। दरवाजा तुरंत खुल गया। शिन्योचू मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सूज कर लाल हो चुकी थीं और उसके गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। वो बस मुझे देखती रही। उसकी उन आंखों में एक दर्द था, एक शिकायत थी, एक ऐसा इमोशन जो मैंने आज तक उसमें नहीं देखा था। उसके सिर के ऊपर चमकता वो स्टेटस बॉक्स पागलों की तरह ब्लिंक कर रहा था। शन्योचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव। स्टेटस ब्रेकडाउन। मैंने उसे गलत समझा। मैंने उसे 1 साल तक गलत समझा। पूरे 1 साल तक। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस एक झटके में आगे बढ़ी और मेरे गले से लिपट गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया था। मैं फील कर सकता था कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। मैंने उसे रोने दिया और फिर धीरे से अपने हाथ उठाकर उसे वापस हक कर लिया। उस एक पल में मुझे लगा जैसे मुझे मेरी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। वो मेरी बाहों में थी, लेकिन मेरे अंदर कोई और ख्याल नहीं था। इस हग में कोई रोमांस नहीं था। ये बस 2 साल की जुदाई के बाद दो थके हुए और टूटे हुए दिलों का एक दूसरे को सहारा देना था। बहुत देर बाद शिन्योचू ने धीरे धीरे मुझे छोड़ा। वो अब काफी काम लग रही थी। उसने कदम पीछे लिया, अपनी आंखों से आंसू पोंछे और वापस अपने उसी कोल्ड और स्ट्रांग एटीट्यूड में आने की कोशिश की। बस वो सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी थी। अंदर आ जाओ। वो थोड़ा साइड हुई और मुझे अंदर आने दिया। ये घर अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। वही मिनिमलिस्ट और कोल्ड इंटीरियर, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी की तरह। बस इस हवा में अब वो घर वाला अपनापन नहीं था, एक अजीब सा अकेलापन था। वो सोफा पर बैठी और उसने अपने बगल में बैठने का इशारा किया। मैं बिना कुछ कहे उसके पास जाकर बैठ गया। उस यूएसबी ड्राइव में जो कुछ भी था मैंने सब देख लिया है। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। गलती मेरी थी कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। मैंने अपना सिर हिलाया। उस वक्त हालात ही ऐसे थे। कोई भी वो सब देखकर गलत ही समझता। गलती मेरी थी कि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। मैं चेहरों को पढ़ नहीं पाया। वांग यान का नाम सुनते ही शेन यूचू की आंखों में एक खतरनाक सी ठंडक आ गई। उसने ये सब क्यों किया? शायद इसलिए क्योंकि जो चीज तुम्हें नहीं मिलती उसकी तलब तुम्हें पागल कर देती है। मैंने खुद पर एक सार्कास्टिक हंसी हंसी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सच सामने आ चुका था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे बीच वो डिवोर्स नाम की खाई, वो अभी भी मौजूद थी। मैं बस कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बहुत ही गलत टाइम पर डोरबेल बज उठी। शेन योचू ने इरिटेट होकर अपनी भौहें सिकोड़ी और दरवाजा खोलने गई। और दरवाजे पर कौन था? वांग यन। उसके हाथ में ब्लू रोजेस का एक बहुत बड़ा बुके था। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी वो फेक मक्खन लगाने वाली स्माइल पास की। यूचू। उसकी बात बीच में अटक गई और वो स्माइल उसके चेहरे पर ही जम गई, क्योंकि उसकी नजर सीधा लिविंग रूम के सोफा पर बैठे इंसान पर पड़ी थी। एक ही झटके में उसके उस हैंडसम से चेहरे पर हजारों इमोशंस एक साथ दौड़ गए। शॉक, जेलसी, गुस्सा और आखिर में वो एक बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन में बदल गया। लीजियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सीधा मुझ पर चिल्लाकर सवाल किया। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, पूरी शांति से उसे घूरा
और मेरे होठों पर एक बहुत ही प्लेफुल सी स्माइल आ गई। कितना अजीब कोइंसिडेंस है ना। इतनी रात को तुम मेरी एक्स वाइफ से मिलने क्यों आए हो? मैंने जानबूझकर उस एक्स वाइफ वर्ड पर जोर दिया। वांग यान का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा काला पड़ गया। वांग यान, अफेक्शन लेवल -90, स्टेटस लिंगरिंग ट्रैश। मैं यहाँ यूचू से मिलने आया हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो बोलते हुए अंदर घुसने लगा। पर्शियन योचू ने उसे रोक दिया। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड था। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज यहां से जाओ। यूचू। वांग येन फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या तुमने इसकी बातें सुन ली हैं? इस पर ट्रस्ट मत करो। ये प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। चीप आदमी है। वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए डेस्परेट होकर मुझे गाली देने लगा। मैं उसकी इस क्लाउन जैसी एक्टिंग को देखकर बस अंदर ही अंदर हंस रहा था। मैं डोर के पास गया, शन योचू के बगल में खड़ा हुआ और वांग येन को देखकर कामली बोला, डायरेक्टर वांग, तुम्हें पता है शन योचू की फेवरेट फ्लावर कौन सी है? वांग येन एकदम ब्लैंक हो गया। तुम्हें पता है उसे कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है? वांग येन की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें पता है जब वो स्ट्रेस में होती है तो उसे अकेले मिडनाइट शो मूवी देखना पसंद है। वांग येन का चेहरा और भी डार्क हो गया। मेरे हर एक सवाल के साथ उसका चेहरा और भी भद्दा होता जा रहा था। आखिर में मैंने उसे देखा और एक एक वर्ड चबाकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारा उसके लिए अफेक्शन लेवल 95 ना। वो प्यार नहीं है, वो तुम्हारा ईगो है, तुम्हारी पॉजिटिवनेस है जो तुम्हें हारने नहीं देती। तुम बस उसे एक ट्रॉफी की तरह जीतना चाहते हो, अपनी शोकेस में सजाकर दुनिया को शो ऑफ करने के लिए। तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। मेरे शब्द किसी तेज चाकू की तरह सीधे उसके सबसे वीक पॉइंट पर जाकर लगे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। होंठ कांप रहे थे, पर एक वर्ड भी काउंटर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हर एक बात सच थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, वांग यान, अफेक्शन लेवल फॉर शेन यूचू 95 से 70, स्टेटस शेकन। अफेक्शन लेवल फॉर ली जांग -90 से -100, स्टेटस किल ऑन साइट। उसका अफेक्शन लेवल सच में गिर गया। तो मतलब जब उस फेक नकाब को उतारा गया तो उसका वो सो कॉल्ड प्यार बस इतना ही था। निकल जाओ यहां से। शनयोचू ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। सिर्फ एक वर्ड कहा। वांग यन ने हम दोनों को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में भयानक नफरत और हार का गुस्सा था। उसने वो फूलों का बुके वहीं फेंक दिया और बिना कुछ कहे बेइज्जत होकर वहां से चला गया। उसे वहां से जाते हुए देखकर मुझे कोई विक्ट्री वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ थकान फील हो रही थी। 1 साल से चल रहा ये ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। मैंने पलटकर शनयोचू को देखा और रियलाइज किया कि वो भी मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वांग यैन के जाने के बाद भी कमरे की टेंशन बिल्कुल कम नहीं हुई थी। मैं और शेन योचू आमने सामने खड़े थे, एकदम चुप। हवा में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस छाई हुई थी। वो काफी लेट हो गया है। मैंने अपना सिर खुजाया। मुझे लगा कि मेरा यहां से जाना ही ठीक रहेगा। आखिर हमारा डिवोर्स हो चुका है। एक अकेला लड़का और लड़की आधी रात को एक साथ। बाहर बात फैलेगी तो उसकी रेपुटेशन खराब होगी। रुको। उसने अचानक मुझे पीछे से आवाज दी। मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर उसे देखा। डिनर किया तुमने? उसने पूछा। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। वो सीधा मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर मुझे याद आया कि दोपहर से अब तक मैंने सच में कुछ नहीं खाया था। अभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ, उसने कहा। मेरे चेहरे पर जो शौक था उसे देखकर उसे अपनी बात का डबल मीनिंग समझ आ गया। उसके गोरे चेहरे पर अचानक से एक तेज ब्लश आ गया। ये पहली बार था जब मैंने उसे ब्लश करते हुए देखा था। तो मतलब इस आइसबर्ग को जब शर्म आती है तो ये ऐसी दिखती है, इतनी क्यूट कि बस खा जाने का मन करे। मेरा मतलब था मैं नूडल्स बॉईल कर देती हूँ। उसने हड़बड़ाते हुए खुद को करेक्ट किया। हाँ, बिल्कुल। मैंने तुरंत हाँ कर दी, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले। उसने हल्का सा कहा और पलटकर किचन में चली गई। जल्दी ही किचन से सब्जियां काटने और पानी उबलने की आवाज आने लगी। मैं किचन के डोर पर टेक लगाकर उसे एप्रन पहने बिजी काम करते हुए देख रहा था। उसने अपने लंबे बालों को केयरलेसली ऊपर बांध रखा था, जिससे उसकी वो परफेक्ट वाइट गर्दन साफ दिख रही थी उस हल्की पीली रोशनी में। उसका साइड प्रोफाइल इतना सॉफ्ट और खूबसूरत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता।
ये नज़ारा किसी सपने जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे हम वापस पास्ट में चले गए हों, उस दौर में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन हर दिन एक नई होप होती थी। नूडल्स तैयार हैं। वो दो गर्मा गर्म टोमेटो एग नूडल्स के बोल्स लेकर बाहर आई। मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट फ्लेवर। हम आमने सामने बैठे थे। किसी ने कोई बात नहीं की, बस शांति से अपने नूडल्स एंजॉय कर रहे थे। एक बोल बहुत जल्दी खाली हो गया। मैंने सूप का एक एक कतरा भी पी लिया था। मैं बर्तन धो देता हूँ, मैंने ऑफर किया। कोई जरूरत नहीं है, उसे वहीं छोड़ दो, उसने मुझे रोक दिया। और हमारे बीच फिर से सन्नाटा छा गया। मैं उसे देख रहा था। मेरे अंदर एक आवाज पागलों की तरह चीख रही थी, उसे बता दो, उसे कह दो कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो, उसे कहो कि तुम वापस शादी करना चाहते हो। लेकिन शब्द मेरे होंठों तक आकर रुक गए, बाहर नहीं निकले। मुझे डर था। मुझे डर था कि बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुआ ये माहौल मेरी जल्दबाजी से फिर से फ्रीजिंग पॉइंट पर ना पहुंच जाए। मुझे डर था कि वो मुझे फिर से रिजेक्ट कर देगी। और आखिर में मैंने सबसे स्टूपिड लेकिन सबसे सेफ तरीका चुना। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसे देखा, हिम्मत जुटाई और बोला, शेंगुचू, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने की खुशी में और इस बढ़िया नूडल्स के बोल के लिए थैंक्स कहने के लिए कल मैं तुम्हें मूवी के लिए ट्रीट देना चाहता हूँ। उसने अपना सिर उठाया और थोड़ी सरप्राइज के साथ मुझे देखा। मुझे डर था कि वो मना कर देगी, इसलिए मैंने जल्दी से ऐड किया, ऐसे बस नॉर्मल फ्रेंड्स वाला प्लान समझ लो। तुमने ही तो कहा था ना कि हम पीसफुल तरीके से अलग होंगे। अगर हम हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए तो दुश्मन बनने की भी क्या जरूरत है। मैंने अपनी इस डेट के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट और लॉजिकल सा बहाना ढूंढ लिया था। वो मुझे देखती रही, बहुत देर तक चुप रही। इतनी देर तक कि मुझे लगा वो रिजेक्ट करने वाली है। मेरा दिल धीरे धीरे नीचे डूबने लगा था और जब मैं लगभग होप छोड़ ही चुका था तब उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड, लेकिन उस एक वर्ड ने मेरी दुनिया में झटके से बाहर ला दी। उसके सिर के ऊपर चमकने वाला स्टेटस चुपचाप चेंज हो गया। शेन योचू अफेक्शन लेवल 100, डीप लव स्टेटस एक्साइटेड। आखिरकार उसने मुझे इनवाइट किया। मैं वहीं खड़े खड़े 3 बार उछलने की फीलिंग को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा था। मैंने बाहर से खुद को काम रखा और बोला, तो फिर मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा। शेन यूचू को गुड बाय बोलकर मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकला। मुझे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। रात की हवा चेहरे पर ठंडी लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। मैं कार में जाकर बैठा और एक्साइटमेंट में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। यस, पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया। ठीक उसी टाइम मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया था शन योचू का। कल मैं गैलेक्सी ऑफ लव देखना चाहती हूँ, इवनिंग 7 बजे का शो। मैं उस टेक्स्ट को देखकर सुन्न रह गया। गैलेक्सी ऑफ लव, ये वो मूवी थी जो हमने अपने डेटिंग टाइम में मिस कर दी थी। हमने साथ देखने का प्लान बनाया था, लेकिन कंपनी में अचानक काम आ जाने की वजह से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो बहुत अपसेट हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे आज भी ये याद है। तो मतलब हमारे बीच के वो सारे खूबसूरत मेमोरीज वो कभी नहीं भूली थी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई, दिल से निकली हुई एक सच्ची स्माइल। अगले दिन मैंने इंटेंशनली थोड़ा पहले ऑफिस से छुट्टी ली, मॉल गया और एक नया आउटफिट खरीदा। मिरर के सामने खड़े होकर मैंने ऑकवर्डली अपना हेयर स्टाइल भी एडजस्ट किया। सुयन ने मुझे इस होलिये में देखा तो ताना मारने लगा, डायरेक्टर ली, किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो क्या? सूखे पेड़ पर फूल खिल रहे हैं, भाड़ में जा। मैंने हंसते हुए गाली दी, अपनी एक्स वाइफ के साथ डेट पर जा रहा हूँ। सुयान का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम दोनों वापस पैच अप कर रहे हो? बहुत जल्द, मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। शाम 6:30 मैं परफेक्टली टाइम पर शनयोचो के घर के नीचे पहुंच गया। उसने भी एक कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी। ऑफिस वाली वो बॉसी वाइब कम लग रही थी और एक प्यारी सी डोमेस्टिक वाली वार्मथ ज्यादा लग रही थी। हम साथ साथ चल रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो पहले वाली ऑकवर्डनेस भी नहीं थी। मूवी थिएटर में मैंने पॉपकॉर्न और कोक ले लिए थे। मूवी एक बहुत ही टिपिकल लव स्टोरी थी, लेकिन मैं उसे पूरे मजे से एंजॉय कर रहा था। मैं असल में मूवी देख ही नहीं रहा था। उस डिम लाइट में मैं बस उसे ही देख रहा था। उस डिम लाइट में उसका साइड प्रोफाइल इतना खूबसूरत लग रहा था कि धड़कन रुक जाए। मैं फील कर पा रहा था कि उसका फोकस भी स्क्रीन पर नहीं था। मूवी खत्म हुई तो लगभग 9 बज चुके थे। मैंने उसे घर तक ड्रॉप किया।
बिल्डिंग के नीचे हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा। वो आज बहुत मजा आया, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। मुझे भी। ठीक उसी टाइम मेरा फोन अचानक पागलों की तरह बजने लगा। सुयान कॉलिंग। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कॉल पिक किया। लीजांग, गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ा सीन हो गया है। सुयान की आवाज में बहुत पैनिक था। तुम कंपनी का इंटरनल ग्रुप चेक करो। उस कमीने वांग यान ने तुम्हारी 1 साल पुरानी वो चीटिंग वाली फोटोज एनोनिमस आईडी से पूरे ग्रुप में लीक कर दी हैं। पूरी कंपनी में हंगामा मच गया है। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ एकदम ट्रैश है, तुम एक घटिया इंसान हो। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। सब ब्लैंक हो गया। वांग यान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जब मैं उसका असली चेहरा सामने ला दिया तो वो बदला लेने के लिए इतनी घटिया ट्रिक यूज करेगा। ये सिर्फ मुझ पर अटैक नहीं था, वो मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। एक बॉस के ऊपर अगर ऐसे घटिया इंसान का टैग लग जाए तो कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लीजियांग, क्या हुआ? शेनयोचू ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्र से पूछा। मैंने फोन कट किया और एक गहरी सांस ली। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोला, कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी जाकर हैंडल करना होगा। सीरियस है, बहुत सीरियस। मैंने एक कड़वी हंसी हंसी। वांग यान ने 1 साल पुरानी वो फोटोज हमारे कंपनी के सर्वर पर लीक कर दी हैं। शेन योचू का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसे मुझसे ज्यादा पता था कि इसका इम्पैक्ट कितना भयंकर हो सकता है। अब क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे स्कैंडल क्लियर करना सबसे मुश्किल काम था है। भले ही मैं प्रूफ दिखा दूं कि मुझे फंसाया गया था, लेकिन लोगों की नजर में ताली एक हाथ से नहीं बजती। मेरे नाम पर एक धब्बा तो लग ही जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कंपनी चल रही हूँ। शिनयूचू बिना एक सेकंड सोचे डायरेक्टली कार का डोर खोला और अंदर बैठ गई। मैं हैरान रह गया। फालतू बकवास बंद करो, ड्राइव करो, उसने ऑर्डर दिया। कंपनी वापस पहुंचे तो पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑन थी। पीआर डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट, सबको इमरजेंसी में वापस बुला लिया गया था। मुझे और शन योचू को एक साथ आता देखकर सब लोग सुन्न रह गए। अभी सिचुएशन कैसी है? शन योचू ने सीधा सवाल दागा। उसकी वो बॉस वाली ऑरा पूरी तरह से वापस आ गई थी। वो फिर से वही स्ट्रिक्ट और पावरफुल फीमेल सीईओ लग रही थी। पीआर डायरेक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। बिल्कुल अच्छी नहीं है। फोटोज इंटरनल नेटवर्क से बाहर लीक हो चुकी हैं। कई पार्टनर्स के कॉल्स आ रहे हैं और 2 ने तो क्लियर कह दिया है कि वो प्रोजेक्ट पॉज कर रहे हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान की नज़र मुझ पर थी। कुछ की आंखों में सिंपैथी थी और कुछ में डाउट था। कुछ मुझे इस हालत में देखकर खुश हो रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसे सरेआम सजा दी जा रही हो। ठीक उसी वक्त शनियोचू चलकर मेरे पास आई और सबके सामने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों में एक गर्माहट और ताकत थी। उसने पूरी टीम की तरफ देखा और उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट थी। आप सबको उन फोटोज के बारे में जो कुछ भी पता है, मुझे भी पता है। और मैं आप सबको गारंटी दे सकती हूँ कि ली जांग को फंसाया गया था। और किसने फंसाया है, ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। बिजनेस एक बैटलफील्ड है, लेकिन घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि वो जीत जाएंगे। ली जियांग और मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन हम पति पत्नी थे, अब दोस्त हैं। और उससे भी बढ़कर हम एलाइज हैं। इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। अब से हमारी दोनों कंपनीज की पीआर टीम मिलकर इस क्राइसिस को हैंडल करेंगी। इस स्कैंडल की वजह से जितने भी प्रोजेक्ट्स अफेक्ट होंगे, जो भी लॉस होगा, वो सब मेरी शेंच ग्रुप कवर करेगी। उसके ये शब्द ऑफिस के अंदर किसी बड़े बम की तरह फटे। सब लोग शॉक में थे, मैं भी। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या उसे समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रही है? इसका मतलब था अपनी स्टेबल कंपनी को मेरी इस डूबती हुई कश्ती के साथ बांध देना। शेन योचू, तुम पागल हो गई हो, मैं लगभग चिल्ला पड़ा। लेकिन उसने मुड़कर मुझे एक बहुत ही प्यारी और शांत सी स्माइल दी। ये पहली बार था जब मैंने उसे अपने लिए इतनी प्यार से मुस्कुराते देखा था। ऐसा लगा जैसे बरसों पुरानी बर्फ पिघल कर बाहर आ गई हो। मैं पागल नहीं हूं, उसने कहा। लीजियांग, अब मैं तुम्हें अकेले इन सब का सामना नहीं करने दूंगी। शन योचू की इस पावरफुल एंट्री ने कंपनी में एक इंजेक्शन की तरह काम किया और सब में जान फूंक दी। जो कंपनी अभी पैनिक में थी, वो वापस फुल स्पीड में काम करने लगी। दोनों कंपनीज की पीआर और लीगल टीम्स रात भर मीटिंग करके डैमेज कंट्रोल प्लान बना रही थी। और मैं और शन योचू मेरे कैबिन में बैठे थे। थैंक्स, मैंने उसे देखकर पूरे दिल से कहा। हमारे बीच थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है।
उसने कॉफी का कप उठाया और एक सिप लिया। मैं उसके उस शांत चेहरे को देख रहा था। मेरे अंदर हजार फीलिंग्स उमड़ रही थी। मैंने ऐसा क्या अच्छा किया था जो ये मेरे लिए इतना सब कर रही थी? शनियोचू। मैं खुद को रोक नहीं पाया और वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से मेरे दिमाग में घूम रहा था। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? उसने कॉफी कप नीचे रखा, मुड़ी और शांति से मुझे देखती रही। बहुत देर देखने के बाद उसने हल्की आवाज में कहा, शायद आदत पड़ गई है। आदत? उसने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी थी, जैसे खुद का ही मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारे लिए फिक्र करने की आदत, तुम्हारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने की आदत, ये आदत 8 साल से मेरे साथ है। डिवोर्स के इन 6 महीनों में भी ये छूट नहीं पाई। मेरा दिल जैसे किसी बहुत ही सॉफ्ट चीज से लिपट गया हो। दर्द भी था और बहुत सारा प्यार भी। तो मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, क्या तुम इस आदत को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहोगी? उसकी बॉडी हल्की सी स्टिफ हो गई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कैबिन में फिर से एक भारी सन्नाटा छा गया। मैं नर्वस होकर उसे देख रहा था। मेरे हाथों से पसीना छूट रहा था और जब मुझे लगने लगा कि वो मुझे फिर से रिजेक्ट कर देगी, तब अचानक वो हंस पड़ी। ये कोई फॉर्मल या डिस्टेंस वाली हंसी नहीं थी। ये एक बहुत ही प्योर, दिल से निकली हुई, थोड़ी हेल्पलेस लेकिन बेइंतहा प्यार वाली हंसी थी। ली जांग, उसने कहा, तुम कभी कभी सच में बहुत स्टूपिड बातें करते हो। मैं हैरान रह गया। वो अपनी जगह से उठी, मेरे पास आई, थोड़ा झुकी और एक बहुत ही सॉफ्ट कॉफी की महक वाला किस मेरे माथे पर किया। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया। अगले दिन एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मैं और शेन योचू स्टेज पर एक साथ बैठे थे। हमारे सामने हजारों कैमरा फ्लैशेस चमक रहे थे। मैंने वांग यान के खिलाफ वो सारे सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज और वो गवाह सब मीडिया के सामने रख दिए। सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। पब्लिक ओपिनियन एक ही पल में पलट गया। वांग येन और उसका शेनशी ग्रुप तुरंत एक भयानक ट्रस्ट क्राइसिस में फंस गए। उनके स्टॉक्स धड़ाम से गिर गए और मैं और शेन योचू पूरी दुनिया की नजरों में एक परफेक्ट, अटूट रिश्ते की मिसाल बन गए। कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में एक रिपोर्टर ने हिम्मत करके सवाल पूछा, डायरेक्टर शेन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप और डायरेक्टर ली वापस शादी करने का प्लान कर रहे हैं? पूरे हॉल का फोकस झटके से शन योचू पर आ गया। मैं नर्वसली उसे देख रहा था। मेरा दिल ड्रम की तरह बज रहा था। उसने माइक उठाया, मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में बेशुमार प्यार था। ये सवाल, उसने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर ली को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने माइक लिया और उन सारे कैमरास के सामने एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर बोला, हाँ, मैं अपनी पूरी लाइफ अपनी वाइफ को वापस जीते में लगा दूंगा। कॉन्फ्रेंस के बाद हम वापस उसी अपार्टमेंट में गए जो भी हमारा घर हुआ करता था। ढलते सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और पूरे लिविंग रूम को एक गोल्डन ग्लो दे रही थी। हम खिड़की के पास खड़े थे, नीचे चलती गाड़ियों को देख रहे थे। शनियोचू, मैंने पीछे से धीरे से उसकी कमर पे हाथ रखा। उसने मुझे नहीं रोका और आराम से मेरे सीने से लग गई। आई लव यू, मैंने कहा। इसलिए नहीं कि वो सिस्टम है, इसलिए नहीं कि वो नंबर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आखिरकार उस बर्फ के पहाड़ के नीचे छिपे हुए ज्वालामुखी को समझ गया हूं। मैं तुम्हारी उस खामोशी में छुपे हुए गहरे प्यार को समझ गया हूं। वो मेरी बाहों में घूमी, अपना सिर उठाया और खुद आगे बढ़कर मेरे होठों को चूम लिया। इस पल मैंने ऑटोमेटिकली अपना सिर ऊपर उठाया, उसके सिर के ऊपर देखने के लिए। वो जानी पहचानी लाइट ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन स्क्रीन अभी भी वहीं हमें थी, लेकिन इस बार वो नंबर बदल चुका था। वो पहाड़ जैसा अटल 100 अब धड़क रहा था, चमक रहा था और फिर मेरे देखते ही देखते वो धीरे धीरे 101 में बदल गया। एक चमकती हुई सुनहरी लाइन उन नंबर्स के नीचे उभर कर आई, सिस्टम नोटिफिकेशन, अफेक्शन लेवल मैक्स लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सच्चे प्यार की कोई लिमिट नहीं होती। मैंने उस लाइन को देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने अपना सिर झुकाया और उस किस को और डीप कर दिया। बाहर खिड़की से शहर की लाइट्स चमक रही थी। मेरी वाइफ लिू रुयान ने डिवोर्स के लिए मेरे मुंह पर एक कॉन्ट्रैक्ट मारा क्योंकि उसका फर्स्ट लव वापस आ रहा था। लेकिन उस ब्लैक कार को देखकर मैंने रिएक्ट नहीं किया। इसलिए नहीं कि पैसे कम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक नॉवेल के अंदर आ गया था। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टोरी का एक लूजर हस्बैंड बन चुका था, ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से।
मुझे रोते गिड़गिड़ाते हुए लियू रियान को छोड़ने से मना करना था। वो एक कोल्ड और पावरफुल फीमेल सीईओ थी, चांद जैसी खूबसूरत गॉडेस, और ऊपर से हर महीने मिलने वाले वो 1 लाख रुपए। ऐसी लाइफ किसे नहीं चाहिए? लेकिन मुझे अब ये लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मैं उसे छू भी नहीं सकता था, क्योंकि लियू रुयान के दिल में हमेशा से उसका वो फर्स्ट लव जी बोड़ा बसा हुआ था। शुक्र है कि वो बंदी अपने मॉरल्स की पक्की थी और फिजिकल चीट नहीं करती। लेकिन भाई, मेंटल चीटिंग भी तो चीटिंग ही होती है ना। खैर, मैं इस बात पर कंप्लेन भी नहीं कर सकता था। आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पैसे जो दे रही थी। मैंने खुद के मुंह पर 3 जोरदार थप्पड़ मारे और मन ही मन गालियां दी। और पढ़ ले ऑनलाइन नॉवेल्स, देख लिया ना नतीजा, बन गया ना स्टोरी का लूजर। एक बेबस पति का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। कितनी शर्म की बात है। ये तो एक प्योर लूजर वाली स्टोरी थी। यहाँ तक कि कोई रिवेंज या रिग्रेट वाला प्लॉट भी नहीं था। क्योंकि लियू रुयान कभी क्योंकि लियू रुयान की डिक्शनरी में रिग्रेट नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। अगर उसे पछतावा होता भी, तब भी वो अपनी जिद पर अड़ी रहती। वो रोते हुए माफी मांगने वालों में से नहीं थी। घंटा। लियू रुयान कभी किसी के पीछे नहीं भागती। हाँ, खुद पर तरस खाना बंद करो गू चेंशन। इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ माइंड गेम्स खेल लेते। लियू रुयान के उन ठंडे और चुभने वाले तानों ने मुझे होश में ला दिया। डिवोर्स एग्रीमेंट ही तो है ना, मैं साइन करूंगा। आज तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये साइन करके ही रहूंगा। डायरेक्टर लियो, मैं एग्रीमेंट पर साइन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। लियू रुयान ने एक बहुत ही घमंडी स्माइल दी, अपना नाइट गाउन उतारा और बोली, मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। ये कहते हुए उसने वो कोट सीधे मेरे मुंह पर फेंक कर मारा और एक मीठी सी नशीली खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, उस पल मेरे अंदर का मर्द बुरी तरह जाग चुका था। लियू रुयान, ओ लियू रुयान, एक लड़का और एक लड़की आधी रात को अकेले हैं, और तुम मुझे सिड्यूस करने की हिम्मत कर रही हो। लेकिन मुझे खुद को काम करना था। मैं सच में इतना भी हिम्मत वाला नहीं था। माना कि नॉवेल्स में ये फीमेल सीईओज प्यार में पागल और बेवकूफ होती हैं, लेकिन ये अब एक रियल वर्ल्ड था। भले ही एक किताब की दुनिया थी, पर यहाँ के रूल स्ट्रिक्ट थे। अगर लियू रुयान ने एक चीख भी मार दी ना, तो गार्ड्स तुरंत अंदर घुस आएंगे। ये कोई फालतू सी स्टोरी नहीं थी। मैंने उसका वो कोट जमीन पर फेंका और उसे अपने पैरों तले कुचल दिया, जैसे मैं उस घमंडी सीईओ की इज्जत को कुचल रहा हूं। लियू रेयान ने एक बहुत ही डिस्गस्टेड सा मुंह बनाया और बोली, साइन करो। मेरे वॉशरूम जाने का टाइम वेस्ट मत करो। देख रहे हो, बाहर से एकदम अनटचेबल लगने वाली फीमेल सीईओ घर में मेरे सामने इतनी गंदी तरह से बात करती थी। मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड था, या कह लो उसका कुत्ता था। और क्या कोई अपने कुत्ते की सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करता है? शुक्र है कि लियू रुयान कितनी भी घमंडी क्यों ना हो, उसने कभी मेरे साथ कोई फिजिकल अब्यूज नहीं किया था, जैसे कोड़े मारना, घुटनों पर बिठाना, या मुझे अपने फर्स्ट लव की तरह बिहेव करने को मजबूर करना। उसकी बेसिक क्लास और मैनर्स फिर भी मौजूद थे। 3 साल साथ रहते हुए वो घर में मुझे पूरी तरह कंट्रोल करने लगी थी, जैसे उसके इनर वेयर्स धोना, उसे मसाज देना, उसे नहलाना। लेकिन मुझे सिर्फ देखने की परमिशन थी, मैं उसे छू नहीं सकता था। 3 साल बीत गए और मैं अभी भी उसका असली हस्बैंड नहीं बन पाया था। कितनी पैथेटिक लाइफ थी यार। लेकिन शुक्र है कि अब मैं इस बॉडी में आ चुका था, और मैं इतना बड़ा लूजर नहीं बनने वाला था। मैंने पेन उठाया। अग्रीमेंट की डिटेल्स मुझे पहले से ही याद थी। 100 मिलियन कैश, एक बड़ा सा विला, 2 लग्जरी कार्स और 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज। इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को लगता था कि वो लियू रुयान से प्यार करता है, इसलिए वो साइन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे तो उससे कोई प्यार नहीं था, और कॉम्पनसेशन भी इतना तगड़ा मिल रहा था। मैं तो मरते दम तक साइन करने को तैयार था। गू कैंशन। मैंने जल्दी से अपने वो 3 कैरेक्टर लिखे और अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया। परफेक्ट। लियू रुयान ने एक हल्की सी स्माइल दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गू चैन शान, तुम बुरे नहीं हो। बताओ क्या कंडीशन है तुम्हारी? बस मेरी बॉडी को छोड़कर। लियू रुयान अभी भी अनटच थी। उसकी फैमिली बैकग्राउंड और कैरेक्टर ने उसे प्यार के मामले में अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना सिखाया था, और मैं उसके उसी सो कॉल्ड प्यार के प्रिंसिपल्स को तोड़ने वाला था। साइन हो गए थे, डिवोर्स फाइनल था।
अब मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम्हें बस मेरे साथ बैठकर उसे पूरा देखना होगा। लिu रियान किसी पुराने ज़माने के राजा की तरह थी। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। वो अपनी बात की पक्की थी। उसने सिर हिलाया। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं? मैंने अपने फ़ोन से लिu रियान के असिस्टेंट को कॉल लगाया। असिस्टेंट ड्यू, डायरेक्टर लियो ने कहा है कि तुम मुझे क्लीनर्स का नंबर सेंड करो। तुम्हारे पास 1 मिनट है। लियो रुयान का चेहरा अचानक बहुत सीरियस हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? ये क्लीनर्स असल में इन अमीर लोगों के पाले हुए कुत्ते होते थे, जो उनके लिए लॉ के बाहर जाकर गंदे काम निपटाते थे। अगर मैं लियो रुयान के साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता तो मेरा अंजाम यही क्लीनर्स तय करते। मुझे जिंदा नुचकर खा जाते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से फोन कॉल का इंतजार करने लगा। जल्दी ही मेरे फोन पर एक नंबर आ गया। उसी वक्त लियू रुयान का फोन भी बजा। वो असिस्टेंट डू का कॉल था। उसने कॉल उठाया और बस इतना कहा, मुझे पता है वो नंबर इसी शहर हाइचन का था। मैंने उसे डायल किया और स्पीकर ऑन कर दिया। सामने वाले को शायद पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ। यंग मास्टर गू, ऑर्डर दीजिए। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर ऑफिशियली मैं अभी भी लियू रुयान का हस्बैंड था। 10 मिलियन। मुझे जिबोड़ा की फॉरेन कंट्री वाली सारी डिटेल्स चाहिए, स्पेसिफिकली उसके उस ब्लैक बॉडीगार्ड की। सामने वाला इंसान कुछ सेकंड्स के लिए हिचकिचाया। डायरेक्टर लियू साथ में है क्या? लियू रुयान ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, 20 मिलियन। जो ये कह रहा है वो करो। 10 मिनट में काम हो जाना चाहिए, कहकर कॉल कट हो गया। लियू रुयान ने मुझे ताम मारते हुए कहा, आगे से तुम्हारे पास इस नंबर पर कॉल करने की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने जिबोड़ा के बारे में डिटेल्स नहीं निकलवाई थी? वो यूएस में दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स डिग्री ली है। सिलिकॉन वैली का सबसे मशहूर इन्वेस्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 3 सालों में मेरी ही तरह वो भी अनटच्ड और प्योर रहा है। लियू रुयान के मुंह से अनटच्ड और प्योर जैसे वर्ड्स सुनकर मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हुआ और मैं जोर जोर से हंसने लगा। पहली बात तो ये, मैं रोज उसे नहलाता था और मैंने उसे पूरी तरह देख रखा था। और दूसरी बात, वो जी बोड़ा क्या सच में इतना शरीफ था? दूसरों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे तो पता है ना। मैं इस कहानी को पढ़ चुका हूँ। 10 मिनट बहुत जल्दी बीतने वाले थे। वीरोयन, बस थोड़ी देर वेट करो और फिर तमाशा देखना। इतना कहकर मैं तेजी से वॉशरूम की तरफ भागा और वो टब उठा लाया जिसमें मैं रोज उसके पैरों की मसाज करता था। ये क्या है? मेरे पैरों के लिए पानी क्यों नहीं भरा इसमें? मैंने अपनी आंखें घुमाई। भाड़ में जा, हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब कोई कुत्ता ही तुम्हारे पैर धोएगा। मैं तो ये टब इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे डर है तुम अभी उल्टी करने वाली हो। यू रुयान को बात समझ आ गई। उसने एक कोल्ड सी हंसी दी और बोली, 1 मिलियन, ये आखिरी बार है। मैं खुशी खुशी राजी हो गया। 10 मिनट जल्दी ही बीत गए। लियू रियान के पैर भी पानी में डूब चुके थे और उसी वक्त कॉल भी आ गया। मैं आराम से उसके पैरों की मसाज कर रहा था। 50 लाख मिल रहे हो तो जीभ से चाटने में भी क्या हर्ज है? सच कहूं तो ये लाइफ भी इतनी बुरी नहीं थी। पर अफसोस, लियू रियान को डिवोर्स चाहिए था और मैं भी अपने सिर पे सींग नहीं लगाना चाहता था। फोन से आवाज आई, यंग मास्टर गो, आप तो सच में कोई गॉड है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या सीधा लाइव स्ट्रीम? मुझे बेशक लाइव स्ट्रीम ही देखनी थी, लेकिन मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। लियू रुयान के पास बहुत पैसा था। उसके लिए 10 मिलियन खर्च करना ऐसा था जैसे 1 रुपया खर्च करना। 10 मिलियन और ऐड कर दो। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, मैं यंग मास्टर ड्यू को एक लिंक भेज रहा हूँ। जल्दी ही मुझे एक मैसेज आया। मैंने लिंक ओपन किया और लाइव वीडियो स्टार्ट हो गई। बस एक झलक देखते ही मेरा उल्टी करने का मन हो गया। लियो रुयान उसे देखना चाहती थी, लेकिन मैंने रिफ्लेक्स एक्शन में तुरंत फोन उल्टा कर दिया। डैम इट, इस बॉडी के अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग्स बची हुई थी। ये ठीक नहीं है लियो रुयान। ये लाइव स्ट्रीम तुम्हारी आंखों को अंधा कर देगी। इसे देखकर तुम्हें ट्रॉमा हो जाएगा, पूरी लाइफ का ट्रॉमा। हटो यहां से। लियो रुयान को मेरी बकवास पर गुस्सा आ गया। उसने झटके से मेरा फोन छीन लिया और स्क्रीन पर चल रही लाइव स्ट्रीम देखते ही वो एकदम सुन्न पड़ गई। यूएस में अभी दिन का टाइम था। एक थोड़े अंधेरे कमरे में एक बड़े से बेड पर एक बहुत ही गोरा और एक एकदम काला शरीर एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए थे। क्योंकि वो लाइव वीडियो छुपकर बनाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा खिड़की के बाहर से अंदर झांक रहा हो। शीशे की वजह से वीडियो थोड़ी ब्लरी थी, लेकिन जो इंसान उस गोरे शरीर को अच्छे से जानता था
वो उसे तुरंत पहचान सकता था। लियू रुयान अपने फर्स्ट लव को कैसे नहीं पहचानती। उसने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया था। लेकिन वो फोन को इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि मुझे फोन के क्रैक होने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे फोन अभी ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन वो अभी भी उसे क्यों देख रही थी, लगातार देखे जा रही थी। क्या उसे भी ये सब देखना पसंद था? व्हाट द हेल, ये तो बहुत ही साइकोपैथ निकली। मैं डर के मारे तुरंत उस शहर हाइचिंग से भागना चाहता था। लेकिन जाने से पहले मुझे अपना सारा गुस्सा और ताने तो पूरे करने ही थे। हाँ हाँ, लियू रुआन, यही है तुम्हारा प्यार, यह है तुम्हारा महान प्यार, अनटच्ड और प्योर। हाँ हाँ हाँ, तुमने सिर्फ उसके आसपास की लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन करवाई, कभी लड़कों का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करवाया? लियू रुआन, तुम्हारे फर्स्ट लव की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसका एक काला बॉयफ्रेंड जरूर है। क्या शौक लगा, मजा आया। अफसोस कि मैं 3 मिनट तक उसे ताने मारता रहा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बिल्कुल किसी बुत की तरह खड़ी थी। जब लियो रुयन के होश वापस आए, तब उसने बहुत ही फटी हुई आवाज में बोला। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ट्रक ने उसे कुचल दिया हो। गू चेंशन, मेरी हेल्प करो। तब जाकर मुझे समझ आया, वो डर के मारे पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। वो इतनी डर गई थी कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। मैं हंसना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जोर लगाकर उसके हाथों से फोन छुड़ाने की कोशिश की। वो इतनी टेंस थी कि उसकी नर्व्स और मसल्स पूरी तरह से अकड़ गई थीं। मैंने काफी देर तक उसके हाथों को रब किया, तब जाकर फोन बाहर निकला। मैंने लाइव स्ट्रीम बंद की, लेकिन साथ ही एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव कर ली। फिर उसे तुरंत अपने क्लाउड अकाउंट पर अपलोड करके अपनी फेक आईडी पर भेज दिया और सारी हिस्ट्री क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने लियो रुयान को बेड पर लटाया और उसकी बॉडी को मसाज देकर रिलैक्स करने लगा। शायद ये आखिरी बार था जब मैं इस खूबसूरत और महकते हुए शरीर को छू रहा था। कितनी अफसोस की बात है, अभी जो लाइव स्ट्रीम उसने देखी थी, शायद उसका ट्रॉमा लियो रुयान के लिए बहुत भयंकर होने वाला था। हो सकता है इसके बाद वो लड़कों से नफरत करने लगे, या फिर पूरी जिंदगी किसी सन्यासी की तरह अकेले बिता दे। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। लियो रुयान ने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था, तो मुझे भी उसके प्यार को पूरी तरह से तबाह करना था। हाँ, अब हिसाब बराबर था, कोई किसी का कर्जदार नहीं था। लियो रुयान की बॉडी जैसे ही थोड़ी नॉर्मल हुई, वो झटके से उठी और उसने सीधा मेरे ऊपर ही उल्टी कर दी। मुझे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। सिर से लेकर पैरों तक निशाना एकदम सटीक था। लियो रुयान, मैं उस बंदी को बस शॉक में देख रहा था। वो रो रही थी। वो लियो रुयान थी, वो घमंडी और अनटचेबल लियो रुयान। इतनी कम उम्र में लाखों एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने वाली वो कोल्ड हार्टेड फीमेल सीईओ आज रो रही थी। मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने शांति से सब साफ करना शुरू किया। गर्म पानी ऑन किया, उसके कपड़े उतारे और उसे उठाकर बाथटब में बिठा दिया। जब वो नहा रही थी, मैंने उसी के सामने शावर ऑन किया और नहाने लगा। ये पहली बार था जब मैं उसके सामने पूरी तरह से नेकेड था। मुझे लगा था कि लड़कों की बॉडी देखकर वो फिर से उल्टी कर देगी, लेकिन वो तो बस एकदम ब्लैंक होकर मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वो बस मुझे नहाते हुए और मेरी बॉडी को स्कैन करते हुए देख रही थी। मैंने नहाकर नए कपड़े पहने, जल्दी से पूरा कमरा साफ किया और फिर लियू रुयान को नहलाया। मुझे ये सब करने की आदत हो चुकी थी। ये फीमेल सीईओ अक्सर बिजनेस पार्टीज में बहुत ज्यादा पी लेती थी और घर आकर उल्टी करती थी। मैंने उसकी ये सबसे पैथेटिक हालत बहुत बार देखी थी। मैं ये सब देख चुका था और मुझे इसकी पूरी आदत थी। बस एक बात थी, उन बाकी कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड से मेरी सिचुएशन थोड़ी बेटर थी, जिन्हें 3 साल में हाथ लगाने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन सच कहूं तो, भले ही लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी उल्टी की बदबू और गंदगी इतनी खराब होती है कि आप खुद सोचो, इस सिचुएशन में किसका गंदे काम करने का मन करेगा। लिरुयान को साफ करने के बाद उसने 3 बार और उल्टी की, यहां तक कि उसके पेट का पीला पानी भी बाहर आ गया। शायद उसे फिर से जी बूढ़ा का ख्याल आ गया था। मैंने उसे पूरी तरह साफ किया। तब तक वो सो चुकी थी। मैंने उसे उठाकर उसके मास्टर बेडरूम में सुला दिया और उसे एक गहरी नजर से देखा। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई गुड बाय नहीं। मैं बस किसी हवा के झोंके की तरह वहां से निकल गया। अपने कमरे से मैंने 2 बड़े सूटकेसेस निकाले। ये वो सारा सामान था जो मैंने पिछले 3 सालों में यहाँ कमाया था। वो सब लियू रुयान के दिए हुए गिफ्ट्स थे। डिजाइनर सूट्स, ब्रांडेड वॉचेस, कफलिंग्स, लेदर शूज, सब कुछ।
जहां तक पैसे और प्रॉपर्टीज की बात थी, लियू रुयान कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटती। मुझे यकीन था कि कल असिस्टेंट डू मुझे खुद कांटेक्ट करेगा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मैंने एक छोटा सा 3 BH के अपार्टमेंट लिया था, जो मैंने पिछले 3 सालों की सेविंग से खरीदा था। लियू रुयान को इसके बारे में पता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो अपने घमंड में कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आएगी। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो मुझे पैसे लेकर कहीं बहुत दूर भाग जाना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने सोचा, इतने सारे पैसे लेकर किसी अनजान शहर में जाना ऐसा है जैसे भेड़ियों के सामने खुद को परोस देना। इससे अच्छा तो यही है कि मैं हाईचेंग में ही रहूं, लियू रुयान के नाम का थोड़ा बहुत खौफ यूज करूं और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करूं। और कुछ सालों बाद जब लियू ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, तब हम आराम से भाग जाएंगे। एक बहुत ही सुकून भरी नींद के बाद जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। लियू रुयान की गुलामी ना करने के दिन सच में बहुत सुकून वाले थे। मैंने अपना फोन ऑन किया। डजन्स ऑफ मिस्ड कॉल्स थे और मैसेजेस भी थे, लियू रुयान की बेस्ट फ्रेंड बाय निंगबिंग के। लेकिन लियू रुयान ने मुझे इग्नोर नहीं किया था। सच में वो बिल्कुल हार्टलेस थी। ऑनलाइन नॉवेल्स में जो भी लिखा होता है ना कि फीमेल CEO पछताती है और पति को वापस पाने के लिए रोती है, वो सब बकवास है। लियू रुयान जैसी घमंडी औरत मर जाएगी लेकिन कभी हार नहीं मानेगी। मैं भी झुकने वाला नहीं था, इसलिए मैंने वापस फोन स्विच ऑफ कर दिया। 30 दिन का वेट करूंगा और सीधा डिवोर्स सर्टिफिकेट ले जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाय निंगबिंग सीधा मेरे दरवाजे पर आ धमकी, गू चैनशान, गू चैनशान, तुम लूजर, तुमने रुयान के साथ क्या किया? सामने खड़ी उस बंदी को देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पास्ट में मैं लियू रुयान से इतना नहीं डरता था जितना इस बाय निंगबिंग से डरता था। भले ही ये देखने में छोटी और क्यूट लगती थी, पर अंदर से ये किसी टीरेक्स डायनासोर से कम नहीं थी। अगर कोई और मुझे लूजर कहता तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन इसके मुंह से मैं चुपचाप सुन लेता था। शादी के 1 साल बाद बाय निंगबिंग ने जानबूझकर लियू रुयान को बहुत ज्यादा शराब पिलाई और उसे मेरे बेड पर फेंक दिया था। और मैंने क्या किया? मैं उस खूबसूरत लड़की को बस गले लगाकर सो गया। सच में मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। उस दिन के बाद से बाय निंगबिंग ने तय कर लिया था कि मैं सच में एक सबसे बड़ा लूजर हूं, और उसने कभी मुझे और लियो रुयान को करीब लाने की कोशिश नहीं की। गू चैनशन, तुमने रुयान के साथ क्या किया? वो जी बोड़ा का कॉल उठाते ही उल्टी क्यों कर रही है? उसका नाम सुनते ही उसे उल्टी क्यों आ रही है? और तुम्हारा नाम सुनकर वो उल्टी नहीं करती, बल्कि तुम्हें जिंदा चबा जाना चाहती है। ऐसा क्यों? उसके इन 3 सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बाय निंगबिंग, सच में मैंने आज तक इससे ज्यादा लॉयल बेस्ट फ्रेंड नहीं देखी थी। वो सच में लियू रुयान की परवाह करती थी। दुनिया भर की सारी बेस्ट फ्रेंड्स मिला लो तो भी वो इसके जैसी नहीं बन सकती। बाद में जब लियू रुयान बैंकरप्ट हो गई थी, तो इसी के सपोर्ट से वो वापस खड़ी हो पाई थी। ये दोनों ऐसी फ्रेंड्स थीं जो पूरी लाइफ साथ रह सकती थीं। लेकिन अगर मैंने वो वीडियो इसे दिखा दी और सच बता दिया, तो क्या बाय निंगबिंग को लियू रुयान से घिन आने लगेगी? क्या उसे लगेगा कि वो भी इस गंदगी का हिस्सा बन गई है? सच में जी बोड़ा ने जो किया था वो बर्दाश्त के बाहर था। बोलता क्या नहीं? अगर अब तू नहीं बोला ना, तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। जब मैंने देखा कि बाय निंगबिंग सच में मारने वाली है, मैंने तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लिए। लेकिन बाय निंगबिंग का वो पंचिंग बैग जैसा मुक्का मेरे ऊपर आ ही गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का बड़ा सा गोला मार दिया हो। दर्द हुआ। 5 मिनट तक कुटाई खाने के बाद कांपते हुए बाय निंगबिंग ने एक कार्ड मेरी तरफ फेंका। 1 मिलियन। अभी 9 बार और मारूंगी। एक बार मारने के 1 लाख। बिल्कुल फेयर डील है। अब बता, तूने क्या किया? क्या तूने उसके मुंह में कुछ गंदा कर दिया है या कोई और घटिया हरकत की है? मैंने थोड़ा सोचा और सच बताने का फैसला किया। मैं अब इन अमीर बिगड़े हुए लोगों से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। बाइनिंग बिंग, कल रात मैंने लियू रुयान को एक लाइव स्ट्रीम दिखाई थी जी बोड़ा की। उसे देखने के बाद वो उल्टी करने लगी। बहुत बार उल्टी की उसने। ये बोलते हुए मेरी नज़र अपने शोकेस में रखे 2 एक्शन फिगर्स पर पड़ी। मैंने उन्हें उठाया और बाय निंगबिंग के सामने बिल्कुल वही पोज बनाकर दिखाया, एक के पीछे एक, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए, एक गोरा और एक काला। तुम समझ गए ना? ये तो सब जानते हैं कि लड़कियों का दिमाग ऑटोमेटिकली सीन्स इमेजिन करने में बहुत तेज होता है, और जब वो इमेजिन करती है ना,
तो वो सच से भी ज्यादा भयंकर होता है। जो सीन वो अपने दिमाग में बनाती हैं वो असलियत से भी ज्यादा अंधा कर देने वाला होता है। मुझे नहीं पता कि बाई निंगबिंग ने अपने दिमाग में क्या क्या इमेजिन कर लिया था। बस मैंने देखा कि उसने अपना मुंह कसकर पकड़ लिया और भागते हुए सीधा वॉशरूम में घुस गई और बहुत देर तक उल्टी करती रही। एक और विक्टिम तैयार हो गई थी। बाय निंगबिंग मुझे खींचते हुए हॉस्पिटल ले आई थी। लिू रुयान एक बहुत ही प्योर इंसान थी जिसे साफ सफाई की एक मानसिक बीमारी थी। जी बोड़ा को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वो सबके सामने यूएस में किसी लड़की के करीब नहीं जाता था। और इसी वजह से लिू रुयान को लगता था कि उसका फर्स्ट लव उसके लिए अनटच्ड है। उसे क्या पता था कि वो लड़कियां नहीं पटाता, बल्कि उसका एक पर्सनल काला बॉडीगार्ड है। कल रात की वो लाइव स्ट्रीम लियो रुयान की लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुकी थी। उसे याद करते ही उसे उल्टी आ जाती थी, इसलिए वो बीमार पड़ गई थी। डर के मारे कुछ खा नहीं पा रही थी और उसे तेज बुखार हो गया था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वार्ड में घुसते ही मैंने लियो रुयान को एक टूटे हुए खिलौने की तरह बिस्तर पर पड़ा देखा। मुझे थोड़ी दया आई, लेकिन मैंने तुरंत अपने दिल को पत्थर कर लिया और एक कोल्ड स्माइल के साथ बोला, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी उदास हो? जरा मुझे भी तो बताओ, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी मिले। लिू रुयान ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। शायद उसमें मुझसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन मेरे पीछे खड़ी बाई निंगबिंग भड़क गई। उसने सीधा मेरा कान पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। मैंने तुझे रुयान को समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। अगर तूने दोबारा उसे ताना मारा ना, तो मेरे पैसे वापस कर। मैंने एक चालाक सी हंसी दी। पैसे मांगना तो मेरी जान मांगने के बराबर है। ये एक मानसिक बीमारी है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं जाकर जी बोड़ा को यहाँ ले आऊं? जी बोड़ा का नाम सुनते ही लियो रियान ने रिफ्लेक्स एक्शन में फिर से उल्टी कर दी। लेकिन अफसोस कि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, तो सिर्फ थोड़ा सा साफ पानी ही बाहर आया। गु चेन शान, तुम यहाँ से चले जाओ, उसने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा। याद रखना, दोबारा कभी मेरे सामने वो दो शब्द मत बोलना। अगर तुमने अगली बार उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें उन क्लीनर्स को सौंप दूंगी। मुझे लग रहा है कि वो अब बहुत दूर। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे क्लीनर्स को सौंप दो। मुझे सच में लग रहा है मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने ऐसा किया ही क्या है? मैं तो उसे लाइव स्ट्रीम दिखाने से पहले ही वार्निंग दी थी ना। क्या इसके लिए वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी? बैनिंग ने एक गहरी सांस ली। रुयन ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। वार्ड में एक प्राइवेट किचन है, जाकर उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दे। ये हॉस्पिटल लियो फैमिली का ही था और ये टॉप वीआईपी वार्ड किसी प्रेसिडेंशियल स्वीट से कम नहीं था। मैंने इंटरकॉम से बटलर को कॉल किया और 10 मिनट में सारा सामान आ गया। क्रैब रो पॉरेज, मैंने इसमें कैवियर मछली के अंडे भी डाला है स्मेल हटाने के लिए। मैंने खुद से कैवियर को साफ किया, उसके ऊपर की लेयर हटाई और बहुत केयरफुली उसे प्रिपेयर किया। बाय निंगबिंग मुझे ये सब करते हुए देख रही थी। उसने गहरी सांस ली। रुयान को पता है कि तो उसकी कितनी परवाह करता है, लेकिन वो इस बात की जरा भी वैल्यू नहीं करती। और वो इतनी घमंडी है ना, वो इतनी घमंडी है कि पछताने के बाद भी कभी अपना सिर नहीं झुकाएगी। अगर मैं बीच में ना होती तो तुम दोनों का रिश्ता बहुत पहले टूट चुका होता। टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूंगी। मुझे अब सच में लियू रियान के साथ नहीं रहना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्टेटस का डिफरेंस। ये डिफरेंस मुझे हमेशा इनसिक्योर फील कराता है। मुझे हमारी शादी में कोई सेफ्टी फील नहीं होती। आज इसका फर्स्ट लव वापस आ गया है। कल को कोई हॉट असिस्टेंट आ जाएगा, परसों कोई जूनियर कॉलेज स्टूडेंट आ जाएगा। इन स्टूपिड शॉर्ट ड्रामाज वाली फीमेल सीईओज के कितने शौक होते हैं। फर्स्ट लव, मेल असिस्टेंट, कॉलेज जूनियर, क्यूट अडॉप्टेड ब्रदर और आखिर में एक लूजर हस्बैंड। लियो रुयान को इनमें से एक मिल चुका है, लेकिन मैं वो लूजर हस्बैंड नहीं बनने वाला। कम से कम मैं खुद को धोखा खाने नहीं दूंगा। पॉरेज तैयार था। मैंने उसे थोड़ा ठंडा होने दिया और खुद ले जाकर लियो रुयान को दिया। उस औरत के चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था, एकदम सुन। लेकिन क्रैब रो की महक नाक में जाते ही उसे थोड़ा होश आया। थैंक्स। और उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली अपना मुंह खोल दिया, जैसे कोई बच्चा खाना खिलाने का इंतजार कर रहा हो। वाह रे अमीर लोग, खाना भी मुंह में चाहिए। खैर, मैं एक बीमार इंसान से क्या बहस करता। मैं चम्मच से एक एक निवाला उसे खिलाने लगा। लगातार 2 बड़े बोल खाने के बाद लियो रुयान में थोड़ी जान वापस आई। मैंने जाने की परमिशन मांगी। 30 दिन बाद सुबह 10 बजे मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो डिवोर्स ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ लियो रुयान, तूफान आने वाला है। क्या लियो ग्रुप तैयार है? चिंगलन डिस्ट्रिक्ट का प्लॉट नंबर 2।
क्या तुम 5 साल पुराना वो राज अब छुपा पाओगी? इतना कहकर मैंने उन दोनों के रिएक्शन का वेट नहीं किया। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, एकदम साफ सुथरे तरीके से। मुझे स्टोरी का पूरा प्लॉट याद था। मैं वैसे भी लियू रुयान की कंपनी के बैंक्रप्सी वाले मामले में नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अभी मैं लीगली उसका पति था। अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो वो 100 मिलियन का कॉम्पेंसेशन और प्रॉपर्टीज मेरे हाथ से निकल जाएंगी। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से जी बोड़ा आज शाम तक हैचिन वापस आने वाला था और परसों से वो मुझे टारगेट करना शुरू कर देगा। जी फैमिली भी हैचिंग की एक बहुत बड़ी और पावरफुल फैमिली थी, इसलिए मुझे बचने के लिए अभी भी लियू रुयान की प्रोटेक्शन की जरूरत थी। मेरे जाने के बाद मेरी उन आखिरी बातों ने लियू रुयान को हिलाकर रख दिया था। प्लॉट नंबर 2 वाला राज सिर्फ लियू ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट को ही पता था। गु चेनशन को ये कैसे पता चला? उसका क्या मतलब था? क्या कोई उस राज का इस्तेमाल करके लियू ग्रुप को बर्बाद करना चाहता था? लियू रुयान ने खुद को शांत किया। लियू ग्रुप को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक राज काफी नहीं है। इतने सालों में लियू ग्रुप ने ग्रोथ करते हुए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पूरी तरह से लीगल या साफ नहीं है। मेरे पापा और मैंने हमारे टेन्योर में हमेशा उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन गलतियां सुधारी जा सकती हैं, मिटाई नहीं जा सकती। अगर कोई डीप इन्वेस्टिगेशन करेगा तो हम फंस जाएंगे। निंग बिंग, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। गु चिनशान सही कह रहा था, तूफान आने वाला है। भाई निंगबिन को गु चैनशन की उस प्लॉट नंबर 2 वाली बात का कोई आइडिया नहीं था और उसने पूछा भी नहीं। लेकिन लियू रुयन की डिस्चार्ज लेने की जल्दी देखकर उसे समझ आ गया कि कोई लियू ग्रुप पर अटैक करने वाला है। एक किले को तबाह करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है अंदर से हमला करना, और इसके लिए लियू रुयान सबसे परफेक्ट टारगेट है। इतने सालों में ना जाने कितने आदमियों ने कितने तरीके अपनाकर लियू रुयान के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन अमीर फैमिलीज के पास ऐसे घटिया तरीकों से निपटने के अपने ही रूल्स होते हैं। खासकर वो जान बचाने वाले पुराने नाटक। अमीर लोग इन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा केयरफुल होते हैं। अगर तुम ये नाटक करोगे तो वो तुम्हारी 7 पुश्तों का बैकग्राउंड चेक करवा लेंगे। सिर्फ उन स्टूपिड शॉर्ट ड्रामाज में ही अमीर फैमिलीज जान बचाने के बदले में अपनी बेटी की शादी करवा देती हैं। बाई निंगबिंग बोलना चाहती थी कि जी बोड़ा का आना बहुत परफेक्ट टाइमिंग पर हुआ है, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि लियू रुयान ने उस नाम पर कैसा रिएक्ट किया था, वो चुप हो गई। रुयान, मुझे लगता है तुम्हें गु चेनशान को वापस घर ले आना चाहिए। उसने अभी जो 2 बातें कही और कल रात जो हुआ, उससे साफ है कि वो कोई लूजर नहीं है। वो सच में तुमसे प्यार करता है। लियू रुयान की ठंडी आंखों में एक हल्की सी वार्मथ आई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। मुझे पता है वो कैपेबल है, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ला सकती, या यूं कहो अभी नहीं ला सकती। जब तक वो घर से बाहर रहेगा, लियू फैमिली से दूर रहेगा, तभी तक वो सेफ रहेगा। बाई निंगबिंग को झटके से सब समझ आ गया। तो तुमने जानबूझकर उससे डिवोर्स लिया था? लियू रुयान एक पल के लिए रुकी। ये रीजन बुरा नहीं था, लेकिन वो झूठ बोलने वालों में से नहीं थी। आधा रीजन ये है और बाकी आधा मेरे दिल में सच में उस इंसान जी बोड़ा के लिए फीलिंग्स थी। अब सोचती हूँ तो वो बस जवानी का एक अट्रैक्शन था। समझदार लोग प्यार में नहीं पड़ते। ये बात बिल्कुल सही है। जो चीज तुम्हें नहीं मिलती, तुम हमेशा उसी के पीछे भागते हो। और जो तुम्हारे सबसे करीब होता है, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तुम उसे इग्नोर कर देते हो। अगर ग्यू ख्यानशान जाना चाहता है तो उसे जाने दो। बाई निंगबिंग ने फ्रस्ट्रेशन में अपना पैर पटका। सच में लियू रुयान का घमंड उसके प्यार से भी बड़ा था। लियू ग्रुप के हेड ऑफिस वापस आकर लियू रुयान का दिमाग तूफान की तरह चल रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि वो बीमार पड़ गई थी और काम शुरू करने से पहले उसने असिस्टेंट ड्यू को बुलाया। हाईचैन के शनिवान साइकोलॉजिकल क्लिनिक में एक अपॉइंटमेंट बुक करो। डॉक्टर फीमेल होनी चाहिए। और हाँ, आज से मेरी सिक्योरिटी टीम में सिर्फ फीमेल गार्ड्स होंगी। सेकंड और थर्ड लेयर में मेल गार्ड्स हो सकते हैं। मेरी कार का ड्राइवर भी फीमेल होनी चाहिए। और मेरे ऑफिस में किसी भी मेल एम्प्लॉय का आना स्ट्रिक्ट मना है। और हाँ, अगर वो इंसान फॉरेन से वापस आता है तो वो मेरे 100 मीटर के दायरे में भी नहीं आना चाहिए। असिस्टेंट डू ये सब नोट कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो शॉक में था। डायरेक्टर को क्या हो गया है? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का माइसोफोबिया, गंदगी से डर लग रहा था।
यहाँ तक कि वो किसी आदमी को करीब भी नहीं आने देना चाहती थी। जहां तक उस इंसान की बात थी, असिस्टेंट डू पिछले 5 साल से लियू रुयन के लिए काम कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि वो कौन है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर अब जीबोडा से मिलना ही नहीं चाहती। यहाँ तक कि उसे 100 मीटर दूर रखने का ऑर्डर दे दिया। ये कौन सा नया ड्रामा था? ये सब अरेंज करने के बाद लियू रुयान ने डेस्क पर रखी फाइल्स खोली, लेकिन उसका दिमाग अभी भी गू चेनशान की उस बात पर अटका हुआ था। प्लॉट नंबर 2 का डेवलपमेंट 5 साल पहले ही हो चुका था। उसके नीचे का राज तो बहुत पहले ही उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे दफन हो चुका था। कौन इस बात को यूज करके लियू ग्रुप पर अटैक करेगा? वो गू चेनशन को जानती थी। उसे पता था कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तूफान आने वाला है और हवाएं तेज हो रही हैं। हाइचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी बोड़ा अभी अभी फ्लाइट से उतरा था। बाहर कोई भीड़ या स्वागत करने वाला नहीं था। कुछ अजीब लग रहा था। कल ही तो लियू रियोन से बात हुई थी कि वो उसे पिक करने आएगी। फ्लाइट में चढ़ने से पहले उसने उसे कॉल किया था, पर उसने पिक नहीं किया। उसे लगा कोई सरप्राइज होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। क्या उस लूजर हस्बैंड ने डिवोर्स देने से मना कर दिया है? जी बोड़ा ने एक ठंडी हंसी दी। मैं असली मालिक वापस आ चुका हूँ और वो डुप्लीकेट अभी भी हाई चंग में रहने की हिम्मत कर रहा है। लगता है मौत से डर नहीं लगता उसे। उसने अपना फोन निकाला। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जरा पता करो लियू रुयान कहाँ है। हाईचंग बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अमीर लोगों का सर्कल बहुत छोटा था। खाने पीने और पार्टीज के लिए कुछ ही जगह थी। जल्दी ही जी बोड़ा का फोन बजा। क्या? तुमने क्या कहा? लियू रुयान प्रेग्नेंट है। इम्पॉसिबल। उसने मुझे साफ साफ कहा था कि उस लूजर हस्बैंड ने उसे छुआ तक नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल में एडमिट है। जी बोड़ा ने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो फोन को नहीं, लियू रियान और उसके फेक हस्बैंड को कुचल रहा हो। रात के 8 बजे, यमनिंग पैलेस। आज हेचन की जांग फैमिली के हेड का 80th बर्थडे था। जी बोड़ा भी यहाँ आया था। उसे लियू रुयान कहीं नजर नहीं आई, लेकिन उसे पता था कि वो औरत यहाँ बर्थडे विश करने जरूर आएगी। और मैं भी वहीं था। सच कहूं तो मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बाई निंगबिंग ने मुझे फोर्स किया। उसने मेरे मुंह पर 5 मिलियन मारे। हाँ, मैं मानता हूं इस बार मैं लालच में आ गया। यहाँ आकर बाहर वालों की नज़रों में मैं फिर से लियू फैमिली का लूजर हस्बैंड बन चुका था। लियू रियान मेरे हाथ में हाथ डाले, चेहरे पर परफेक्ट स्माइल लिए चल रही थी। और मैं एक एक्सपेंसिव डिजाइनर सूट में बहुत हैंडसम और क्लासी लग रहा था। बाहर वालों को लग रहा होगा कि हम मेड फॉर ईच अदर परफेक्ट कपल हैं, लेकिन असलियत में हम बस एक्टिंग कर रहे थे। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, पर मैं दिखा नहीं सकता था। और मुझे यकीन था कि इस वक्त लियू रियान को भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। बर्थडे विश किया, गिफ्ट दिया, 2-4 फॉर्मल बातें की। मेरा काम खत्म। इसके बाद डिनर था, पार्टी थी, रिटर्न गिफ्ट्स थे। मैंने प्लान बनाया था कि मैं किसी कोने में छुपकर खाऊंगा और गिफ्ट लेकर सीधा निकल लूंगा। डैम इट, गू चेंशन। जी बोड़ा भी यहाँ आ गया है। अब रियान का क्या होगा? मैं अभी एक कोने में खड़ा ग्रीन टी केक खा ही रहा था कि बाई निंगबिंग मुझे ढूंढते हुए आ गई। उसे डर था कि जी बोड़ा को देखते ही लियू रियान फिर से उल्टी ना कर दे। मैंने अपने हाथ फैलाए। छुपते रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। उल्टी करते करते आदत हो जाएगी। बाय निंगमिंग ने मुझे घूर कर देखा और खींचते हुए लियू रुयान की तरफ ले गई। डायरेक्टर लियू सच में डायरेक्टर लियू है। वो कुछ फीमेल सीईओज के साथ हंसते मुस्कुराते बात कर रही थी, और बातों बातों में उसने 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल भी कर लिया। यह देखकर मुझे सिर्फ जलन हो रही थी। मेरा भी मन था डायरेक्टर लियू के साथ करोड़ों का बिजनेस करने का, पर वो मानती ही नहीं थी। लियू रुयान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जब वो बिजनेस डील कर रही हो तो कोई उसे डिस्टर्ब करे। मुझे डर लगता था, लेकिन बाई निंगडिंग को नहीं। वो सीधा ग्रुप के बीच में घुसी और धीरे से लियू रुयान के कान में बोली, वो आदमी यहाँ आ गया है, क्या हम जल्दी निकलें? लियू रुयान सच में वहां से तुरंत भागना चाहती थी, लेकिन वो जा नहीं सकती थी। वो लियू ग्रुप की सीईओ थी। उसके नीचे लाखों एम्प्लॉयज काम करते थे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज रात उसे और भी कई कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करने थे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी थी। तुम गू कैंशन को मेरे आसपास ही रखना। अगर मुझे उल्टी आई तो मैं उसी के ऊपर करूंगी। बाय निंगबिंग। क्या ये कोई इंसान वाली बात है? लियू रुयान ने एक मिस्टीरियस सी स्माइल दी। तुम्हें नहीं पता।
उसकी पसंद बहुत अजीब है। ये लो 1 मिलियन का चेक। अब वो गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी पसंद बहुत अजीब है। ये 1 मिलियन का चेक। अब वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। बैनिंग बिंग। तुम दोनों सच में एक पागल कपल हो। जी बोड़ा पार्टी में आया और बर्थडे विश करने के बाद उसकी नज़र लियू रुयान पर पड़ी। इतने सारे लोगों के बीच भी वो हमेशा सबसे चमकता हुआ सितारा लगती थी। पहले उसने सोचा कि सीधा उसके पास चला जाए, लेकिन जब उसने देखा कि लियू रुयान बिजनेस डिस्कशन में बिजी है, तो वो चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर इंतजार करने लगा। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसकी आंखों में 30% प्यार, 50% घमंड और 20% मजाक था। ऐसा लग रहा था जैसे लियू रुयान उसकी लवर कम और उसके लिए पैसे कमाने वाली एम्प्लॉई ज्यादा हो। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। गुचेंशन। जी बोड़ा खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक ग्लास वाइन ली और मेरे पास आ गया। गुचेंशन, मैं जी बोड़ा हूँ। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैं उसे नहीं जानता। मैंने फॉर्मली हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उससे बात नहीं की। आखिर हम पहले कभी मिले थोड़ी थे। तभी जी बोड़ा के कुछ अमीर दोस्त वहां आ गए। वो सब इस अमीर सर्कल का हिस्सा थे और उन्हें अच्छे से पता था कि जी बोड़ा क्या करने वाला है। उनमें से एक ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, यू फैमिली के दामाद, तुम्हारे कफ्स पर थोड़ी सिलवटें हैं। लगता है तुम्हारे घर के नौकरानी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। कमी, मुझे गरीब बोलकर मेरी बेइज्जती करना चाहता है। यंग मास्टर, जब आप अपने गांव वापस जाते हैं ना, तो वहां के उबड़ खाबड़ रास्तों पर संभल कर चलना चाहिए, वरना मुझे बल गिरेंगे। मेरी ये बात सुनते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। उस सो कॉल्ड अमीर लड़के ने जबरदस्ती अपना एटीट्यूड बनाए रखा और जोर से चिल्लाया, बकवास बंद कर। तू मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा है। मैंने फिर से एक हल्की सी स्माइल दी। सच उसके साथ नहीं होता जिसकी आवाज़ सबसे तेज होती है। ऊंची आवाज़ तो सिर्फ ये दिखाती है कि तुम अंदर से डरे हुए हो। वो लड़का हार मानकर वहां से खिसक गया। अगर ये बात यहाँ से बाहर फैल जाती तो उसकी सिर्फ रेपुटेशन ही खराब नहीं होती, बल्कि बहुत कुछ बर्बाद हो जाता। बाकी लड़कों ने सिचुएशन देखी और वही उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिए। जी बोड़ा के बारे में तो भूल ही गए। जाते वक्त उसे बाय भी नहीं बोला। जी बोड़ा गुस्से से पागल हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सिर्फ एक बात ने उसके दोस्तों को डराकर भगा दिया। वो मेरे करीब आया और जानबूझकर गलती से पास से गुजर रहे एक मेहमान के हाथ से वाइन का ग्लास गिरा दिया। ओह, आई एम सो सॉरी मिस्टर गू, क्या आप प्लीज इसे साफ कर देंगे? मुझे रियोन से जाकर बात करनी है। मिस्टर गू, आप इतने छोटे से काम के लिए मना तो नहीं करेंगे ना? मेरे चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन दिल कर रहा था कि उसे जिंदा मार दूं। मेरी पत्नी से मिलने जा रहा है और चाहता है कि मैं उसका फैलाया हुआ कचरा साफ करूं। वो खुद को समझता क्या है? कितना जहरीला दिमाग है इसका। अगर मैं झुककर वो ग्लास साफ करता तो इसका मतलब होता कि इतने सारे लोगों के सामने मैं एक नौकर का काम कर रहा हूं। इससे मेरा स्टेटस गिर जाता। और मैं लियू फैमिली का दामाद हूं। मेरी हर हरकत लियू फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। मैंने स्माइल करते हुए मना कर दिया, सॉरी। कुछ दिन पहले मेरी वाइफ के साथ थोड़ा ज्यादा एनर्जी वाला काम करने की वजह से मेरी कमर में दर्द हो गया है। अभी तक ठीक नहीं हुआ। जिस आदमी का ग्लास गिरा था वो अभी तक वहां से गया नहीं था। वो एक मिडिल एज्ड आदमी था और उसे साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो जानबूझकर तमाशा देखने के लिए रुका हुआ था। मेरी बात सुनते ही वो जोर से हंस पड़ा। उसने मुझे थम्स अप दिखाया और फिर वहां से चला गया। जी बोड़ा का चेहरा एकदम नीला पड़ गया था। उसके दिमाग में बस वो एक लाइन गूंज रही थी, ज्यादा एनर्जी वाला काम, क्या बकवास है। उससे और कंट्रोल नहीं हुआ और वो तेजी से लियो रुयान की तरफ बढ़ा। जब वो लियो रुयान से सिर्फ 3 कदम दूर था, उसने अपने हाथ फैलाए और उसे हक करने के लिए आगे बढ़ा। पूरे रोमांटिक स्टाइल में बोला, रियान, मैं वापस आ गया हूं। किसे पता था कि जी बोड़ा को देखते ही लियो रियान का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाएगा। और जैसे ही उसने जी बोड़ा को हाथ फैलाते हुए देखा, लियो रुयान का उल्टी करने का रिफ्लेक्स ट्रिगर हो गया। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में अगर वो सबके सामने उल्टी कर देती तो ये होस्ट की बहुत बड़ी बेइज्जती होती। शुक्र है मेरा रिएक्शन तेज था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसके मुंह के आगे एक पेपर बैग लगा दिया। लियू रुयान वैसे पार्टी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। उसके इस तरह उल्टी करते ही पूरे हॉल का अटेंशन हमारी तरफ आ गया। सब मैच्योर लोग थे,
किसी भी औरत का इस तरह उल्टी करना क्या मतलब रखता है? ये सब जानते थे। जी बोड़ा भी जानता था। वो किसी बेवकूफ की तरह लियो रुयान को लगातार उल्टी करते हुए घूर रहा था। उसके दिमाग में वो एयरपोर्ट वाली फोन कॉल गूंज रही थी। लियो रुयान प्रेग्नेंट है। मॉर्निंग सिकनेस। जी बोड़ा शौक में 2 कदम पीछे हट गया। उसने पिछले 3 सालों तक फॉरेन में एक सच्चे और वफादार लवर की एक्टिंग की थी। वो यहाँ वापस आकर बड़े बड़े प्लान्स पूरे करना चाहता था। लियो ग्रुप और लियो रुयान दोनों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। लेकिन ये कमीनी औरत प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कैसे? जी बोड़ा गुस्से में पागल हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि लियो रुयन को एक जोरदार थप्पड़ मारे, उसके पेट में लात मारकर उस नाजायज बच्चे को खत्म कर दे, और मुझे उसके इस फेक हस्बैंड को जान से मार दे। लेकिन उसे अपनी एक्टिंग मेंटेन करनी थी। वो लियो रुयान के पास गया। रुयान, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए जी बोड़ा को फील हो रहा था जैसे उसके दिल से खून बह रहा हो। कितना गुस्सा आ रहा था उसे। पार्टी में मौजूद सारे लोग जी बोड़ा को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। भाई, ये होता है सच्चा प्यार। यहाँ तक कि मुझे भी जी बोड़ा की दाद देनी पड़ी। मानना पड़ेगा, लियो रियान का चुना हुआ फर्स्ट लव सच में कमाल का था। कितनी मोटी चमड़ी है इसकी। बाई निंगबिंग तुरंत आगे आई और लियो रियान के सामने खड़ी हो गई। अंधा है क्या तू? क्या बकवास कर रहा है? कौन प्रेग्नेंट है? अपनी अंधी आंखों से ठीक से देख। रुयान तुझे देखकर डिस्गस्ट फील कर रही है। उसे तुझे देखकर उल्टी आ रही है। अगर तेरे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना, तो यहां से दफा हो जा। जितना दूर हो सकता है उतना दूर। वहां खड़े लोगों की नजरों में मजाक, ताने, दया सब कुछ था। इन सब के बीच जी बोड़ा के पास अपनी बची खुची इज्जत बचाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रुयन, तुम आराम करो, हम फिर कभी बात करेंगे। अफसोस कि लियू रुयन अभी भी फिजिकली उल्टी कर रही थी। उसकी हालत सच में खराब थी। उसने जी बोड़ा की तरफ एक बार देखा भी नहीं। जी बोड़ा के जाते ही लियू रुयान धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। अभी कुछ सेकंड्स पहले उसके दिल में एक अजीब सा दुख हुआ था। सिर्फ 2 दिन पहले ही उन दोनों ने फोन पर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था, और आज उसका नाम सुनते ही उसे उल्टी आ रही थी। सामने मिलने की तो बात ही छोड़ दो, उस लाइव स्ट्रीम का नजारा उसकी पूरी लाइफ का एक ऐसा नाइटमेयर बन गया था जो कभी नहीं जाएगा। गु क्यानशन, तुम सच में बहुत खतरनाक इंसान हो। अब खुश हो तुम? मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक डार्क स्माइल दी, लेकिन तुरंत अपनी स्माइल छुपा ली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तुम दोनों के ही कर्मों का फल है। ये तुम दोनों के ही कर्मों का फल है। लियू रुयान अभी भी थोड़ी वीक फील कर रही थी। जब बाय निंगबिंग ने उसे पानी का ग्लास दिया तो पीने से पहले वो अचानक रुक गई। तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? बाय निंगबिंग ने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी आंखें घुमाई। जब से उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गू चेंशन के बेड पर भेजा था, तब से लियू रुयन उसके दिए हुए हर खाने पीने की चीज को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हो गई थी। लियू रुयन, अपनी हालत देख। क्या मुझे तुझे ड्रग करने की जरूरत है? अपनी ये पैथेटिक शक्ल शीशे में देख जाकर। गू चैनशन 3 मिनट में ही तुझसे बोर हो जाएगा। मैं एकदम शॉक में था। गू चैनशन 3 मिनट में बोर हो जाएगा। सिस्टर बाय, आप सच में एक लेजेंड है। जब वो गुस्से में होती है ना, तो किसी भी हद तक जाकर कुछ भी बोल सकती है। उसे किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। लियू रुयान ने एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी और पानी का ग्लास लेकर पूरा पी लिया मैंने। उस बर्थडे पार्टी को बीते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने लियू रुयन या बाय निंगबिंग किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। मैं पूरा दिन खाली बैठा रहता था। सोचा कि कोई जॉब ढूंढ लूं, लेकिन मुझे डर था कि मैं किसी बॉस का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, कौन सा बॉस मुझे उतने पैसे देगा जितने लियू रुयान देती थी? ये सब सोचकर मैंने तय किया कि मैं खुद का काम शुरू करूंगा। शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। आखिर मैं एक नॉवेल की दुनिया में आया था। मेरी असली दुनिया के जो गाने थे वो इस नॉवेल की दुनिया के लिए बिल्कुल ओरिजिनल थे। मैंने थोड़े से पैसे खर्च करके कुछ म्यूजिशियंस हायर किए, गानों की बीट्स और रिकॉर्डिंग करवाई, और प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के कुछ ही दिनों में मैं एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर बन गया। मेरे वो गाने सारे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गए, और उनसे जो इनकम आ रही थी वो सच में बहुत शानदार थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसे कमाना इतना आसान हो सकता है। अब मुझे लियो रुयान के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं थी। और बाय निंगबिंग, अब मैं उसे पैसों से पीट सकता था। मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ आराम से कटेगी। लेकिन किसे पता था कि एक रात सोने के बाद मैं सीधा लियो रुयान के विला में उसके खुशबूदार और सॉफ्ट बेड पर जागूंगा। अगर मेरे हाथ पैर चेन से ना बंधे होते तो ये मोमेंट परफेक्ट होता। खैर,
मुझे ये मानने में थोड़ी शर्म आ रही है कि मैं अभी भी इस बंदी की बॉडी को सीक्रेटली पसंद करता था। गो की अनशान, अगर मैं कुछ कर दूं तो मुझे ब्लेम मत करना, ये सब तुम्हारी ही फॉल्ट है। लिू रुयान सिर्फ एक नाइट गाउन पहनकर सीधा मेरे ऊपर आकर बैठ गई, और उसने अंदर कुछ नहीं पहना था। मेरे पास तो वैसे भी कोई कपड़े नहीं थे। सुबह की उस धूप में मेरा शरीर भी पूरी तरह से जाग चुका था। तुम इतने पतले क्यों हो गए हो? उसने पूछा। तुम तुम करना क्या चाहती हो? मैंने घबराते हुए पूछा। मेरी इस ऑटोमेटिक घबराहट को देखकर लियो रियान के दिल में थोड़ी दया आई। उसने मुझे किस किया और जोर से हंसने लगी। उसकी उस हंसी से वो डिम कमरा भी जैसे रोशन हो गया था। चलो, हिसाब बराबर। थैंक्स मेरे पैसे बचाने के लिए। मैं अंदर ही अंदर रोया था। क्या हिसाब ऐसे भी बराबर होता है? तो मुझे खोल दो, अगली बार मैं ऊपर रहूंगा। लियो रुयन ने सोचा कि अब तो जो होना था हो गया। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी, लेकिन मैं ही ऊपर रहूंगी, क्योंकि मैं लियो रुयान हूं। मुझे पता है। मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। वो कभी नीचे नहीं रहना चाहती थी। मुझे उसे मना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नए ट्रिक्स सिखाऊंगा जो बहुत अच्छे लगेंगे। सच में अच्छे लगेंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है क्या? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन मेरे पास टीचर्स थे, जापानीज टीचर्स। ओके, अगर मुझे मज़ा नहीं आया तो मैं वापस ऊपर आ जाऊंगी। ये सुनकर लिू रुयान उन गई। 10 मिनट के रेस्ट के बाद मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे बांधा क्यों था। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदा था। लिू रुयान बीमार थी, मेंटली, और मैं ही उसकी बीमारी की दवा था। उस लाइव स्ट्रीम और जी बोड़ा की वजह से लियो रुयान को लड़कों के टच से नफरत हो गई थी। पिछले एक हफ्ते में उसने कई साइकोलॉजिस्ट से बात की थी, और सबका एक ही सोल्यूशन था। जहर को जहर ही काट सकता है। और मैं उसका इलाज था क्योंकि उसे मेरे टच से नफरत नहीं थी। उसे मेरी बॉडी से घिन नहीं आती थी। और जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने मुझे किडनैप क्यों किया, तो उसका ब्लेम भी मुझे ही लेना पड़ा। पूरे हैचम के अमीर सर्कल में ये अफवाह फैल चुकी थी कि लियो रुएन प्रेग्नेंट है। भले ही ये झूठ था, लेकिन बहुत से लोग इस झूठ को सच साबित करना चाहते थे। लियो ग्रुप के चेयरमैन, उसके पापा, उसकी मम्मी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिजनेस पार्टनर्स, बहुत सारे लोग। इसे कहते हैं थ्री मैन मेक अ टाइगर अफवाह का सच बन जाना। लियो रुएन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सच बता सकती थी, लेकिन इससे ल्यू ग्रुप के शेयर्स गिर जाते। अभी वैसे ही क्राइसिस का टाइम था। वो रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ल्यू ग्रुप के बिना उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसके अलावा ल्यू रुयन ने यह भी कन्फेस किया कि वो मुझसे प्यार करती है। बस उसे ये नहीं पता कि कितना करती है। इन अमीर फैमिलीज के लोग ऐसे ही होते हैं, ना उन्हें प्यार करना आता है ना समझना। बस उसने ये तय कर लिया था कि वो सिर्फ मेरे ही बच्चे पैदा करेगी, और वो भी दो। एक ल्यू फैमिली के लिए, एक गू फैमिली के लिए। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। ये डील मुझे मंजूर थी। प्यार व्यार सब मोह माया है। शादी ही असली कमिटमेंट है। मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। मैं ल्यू रुयान की बीमारी ठीक करूंगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसे बाकी आदमियों से नफरत रहने दूंगा। ये मेरे लिए अच्छा है। माना कि वो अब एक यंदरे बन चुकी है, और यंदरे कभी चीट नहीं करते, लेकिन वो मुझे भी चीट नहीं करने देगी। इतनी लंबी शादीशुदा जिंदगी, क्या मैं कंट्रोल कर पाऊंगा? चलो, सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। लियू रुयान ने मेरी चेन्स खोली। पहले 10 मिनट मुझे किस करो। आज बहुत बार करना है। मैं ओव्यूलेटिंग हूं। अब मैं क्या ही बोलता। मेरे एक्शंस ही मेरी फीलिंग बता सकते थे। 3 दिन तक हम दोनों घर से बाहर नहीं निकले। लियू रुयान एकदम फ्रेश और ग्लोइंग लग रही थी। पहले से थोड़ी हेल्थी भी हो गई थी। चौथे दिन वो कंपनी गई, और सारे एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि डायरेक्टर में बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो। चौथे दिन मैं भी विला से बाहर निकला। मेरी टांगें कांप रही थीं। लग रहा था जैसे हवा के एक झोंके से गिर जाऊंगा। मेरी आंखों के नीचे इतने काले घेरे थे कि एक पांडा भी हार मान ले। आज मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाकर गाना रिकॉर्ड करना था। करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उसी वक्त लियू रियान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। उसे जी बोडा का एक लेटर मिला था। मैं सच कहूं तो जी बोडा पिछले एक हफ्ते से चुप नहीं बैठा था, लेकिन लियू रियान ने उसका फोन ब्लॉक कर रखा था, सोशल मीडिया ब्लॉक कर रखा था, म्यूचुअल फ्रेंड्स ब्लॉक कर रखे थे, ईमेल्स, कुरियर सब ब्लॉक कर रखा था। और फिजिकली वो उसके 100 मीटर के दायरे में भी नहीं आ सकता था, कोई ऑप्शन ना बचने पर। उसने कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए
लियू रुयान को लेटर भेजा था, वो भी खुद अपने हाथों से लिखा हुआ। कई लेटर्स भेजने के बाद भी जब रिप्लाई नहीं आया तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। वो अब एक इनोसेंट लवर का नाटक नहीं कर रहा था। उसने लियू रुयान को सीधा धमकी दी। दो फाइल्स भेजी। पहली फाइल में 5 साल पहले लियू ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी द्वारा प्लॉट नंबर 2 के बारे में डिटेल थी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जानबूझकर अंडरग्राउंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को तोड़ा गया और छुपाया गया। और दूसरी फाइल में पिंगचेंग डिस्ट्रिक्ट के प्लॉट नंबर 3 प्रोजेक्ट की डिटेल्स थीं। प्रोजेक्ट के लिए यूज की गई जमीन की सॉइल सेफ्टी टेस्ट रिपोर्ट फेक बनाई गई थी। लियू रुयान उन दोनों फाइल्स को लेकर गहरी सोच में डूब गई। वो आधा दिन वहीं बैठी रही। जी बोड़ा की धमकी मजाक लग रही थी, लेकिन बहुत खतरनाक थी। अब वो लियू रुयान से डिवोर्स की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि वो चाहता था कि लियू रुयान उसे एक बच्चा दे। जी बोड़ा को ये बात पता चल चुकी थी कि लियू रुयान उसका नाम सुनते ही या उसे देखते ही उल्टी करने लगती है। उसे समझ आ गया था कि लियू रुयान को उसकी काली सच्चाई पता चल गई है, इसलिए उसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था। बच्चे के जरिए उसे लियू ग्रुप में एंट्री मिल जाती। फिर वो एक एक करके लियू ग्रुप के सारे डार्क सीक्रेट्स लीक करता, लियू ग्रुप के शेयर्स गिरवाता लियू ग्रुप के शेयर्स गिरवाता और मार्केट मैनिपुलेशन करके कंपनी को बैंकरप्ट कर देता। और जब ली फैमिली लियू ग्रुप को टेक ओवर कर लेती तो हाईचेंग की नौ एक फैमिली बनने से उन्हें कौन रोक सकता था। और उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद भले ही वो ओपनली अपनी सेक्सुअलिटी गे होना बता दे, कौन उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा। उनका प्लान बहुत सॉलिड था, बस उसे एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा था। लियू रुयान को जी बोड़ा का लेटर मिले 3 दिन हो चुके थे और उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। आज रिप्लाई करने का आखिरी दिन था। लियू फैमिली मैंशन स्टडी रूम में लियू यानफोंग लियू रुयान के पापा लियू रुयान, उसकी मम्मी और बाय निंगबिंग मौजूद थे। और हाँ, मैं भी वहां टाइम पास के लिए बैठा था। सच कहूं तो इस तरह की सीक्रेट फैमिली मीटिंग्स में शामिल होने का मेरा कोई स्टेटस नहीं था, लेकिन इस बार लियू रुयान ने जिद की कि मैं भी वहां रहूंगा। उसने कहा कि मैं फैमिली का हिस्सा हूं, घर का पिलर हूं और उसके होने वाले बच्चे का पापा हूं। जब वो मुझे इतना भाव दे रही थी तो मुझे भी उसे रिस्पेक्ट देनी थी। शायद लियू मॉम और डैड को मेरे किए हुए कामों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उनका एटीट्यूड मेरे लिए बिल्कुल बदल गया था। वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं उनका अपना बेटा हूं। अब जब बात यहां तक आ ही गई थी तो मुझे भी कुछ छुपा नहीं था, मुझे अपनी वैल्यू साबित करनी थी। डैड, मॉम, रुयान, और निंगबिंग दीदी, अब मैं जो भी बोलने वाला हूं वो टॉप सीक्रेट है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत पैसे देकर खरीदी है। आप लोग खुद वेरीफाई कर लेना कि ये सच है या नहीं। मैंने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी और फिर बोलना शुरू किया। डैड, आपका असिस्टेंट शिए पिछले 5 सालों से आपकी सीक्रेट सेक्रेटरी नंबर 5 के साथ रिलेशन में है। और वो सेक्रेटरी पहले हाईचेंग की क्यू फैमिली के लिए काम करती थी। लियू यानफेंग झटके से खड़े हो गए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोका और आगे बोला, कंपनी के लियू सान शू थर्ड अंकल अगली बोर्ड मीटिंग में अपने 5% शेयर्स बेचने का प्लान बना रहे हैं। डायरेक्टर जाओ, डायरेक्टर यान और डायरेक्टर त्यान अभी कंफ्यूज है, लेकिन शायद वो भी मान जाएंगे। स्टॉक मार्केट में कोई लियू ग्रुप के शेयर्स को डिलिबरेटली गिरा रहा है। मैंने चाय का एक सिप लिया और लियू यानफोंग के कॉल्स करने का वेट करने लगा। कुछ कॉल्स करने के बाद उनका चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया और वो गुस्से से कांप रहे थे। मैंने आगे कंटिन्यू किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लियू ग्रुप के खिलाफ शिकायतें मिलने वाली हैं। डैड, रुयान और मॉम। लियू मॉम बुरी तरह घबरा गई। मैं तो 10 साल पहले ही रिटायर हो चुकी हूँ, मेरा नाम कैसे आ सकता है। मैंने उन्हें आराम से बताया, कोई बड़ी बात नहीं है, बस पिछले कुछ सालों में आपने अपने भाई के जुए के जो कर्ज चुकाए हैं और उसकी गारंटी ली है, वो अमाउंट बहुत बड़ा हो चुका है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लियू मॉम एक ही पल में सुन्न पड़ गई और जमीन पर बैठ गई। लियू यानफंग सच में एक पुराने और एक्सपीरियंस प्लेयर थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया, कंटिन्यू करो। फिर मैंने अपनी मेमोरी के हिसाब से ओरिजिनल स्टोरी में लियू ग्रुप के बैंकरप्ट होने का पूरा प्रोसेस उन्हें थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया। लियू यानफंग मेरी बातें सुनकर हैरान थे। उन्हें कंपनी की बहुत सी चीजों के बारे में पता ही नहीं था। लियू रुयान का भी यही हाल था, उसके पूरे शरीर से पसीना छू रहा था। हबी, तुमने इन सब में कितने पैसे खर्च किए?
कंपनी की क्राइसिस से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। मैं ये सुनकर मुस्कुरा दिया। पैसे बीच में लाने से रिश्ते खराब होते हैं, क्या बकवास है। लियू यानफेंग भी अब नॉर्मल हो चुके थे। जब हमें दुश्मनों की चालें पता चल ही गई हैं तो हम पहले ही अटैक कर सकते हैं। अब दोनों साइड्स एक दूसरे के आमने सामने थी, लेकिन हम छुपे हुए थे। कैंशन, तुम्हारे पास बिजनेस का बहुत अच्छा दिमाग है, कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। मैंने हंसते हुए मना कर दिया। मुझे पता है मेरे अंदर कितना टैलेंट है। अगर मुझे स्टोरी का प्लॉट नहीं पता होता तो मैं एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ डैड। मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा और मुझे शेयर्स भी नहीं चाहिए। मुझे वो करना पसंद है जो मैं अभी कर रहा हूँ। लियू रुयान ने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, मेरे हस्बैंड अभी एक इन्फ्लुएंसर हैं और मैं उनकी एक फैन हूँ। डैड, मेरे हस्बैंड गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते भी हैं। वो फ्यूचर के इंटरनेशनल सुपरस्टार बनेंगे। उन्हें अपनी कंपनी में काम करने के लिए मत बोलिए। बाय निंगबिंग ने भी साइड से सपोर्ट किया। हाँ अंकल, मैं भी एक एंटरटेनमेंट कंपनी खरीद कर इन्हें साइन करने का सोच रही हूँ। लियू रियान की यानदेरे पर्सनालिटी तुरंत बाहर आ गई। मेरे हस्बैंड के लिए मैं खुद एक एंटरटेनमेंट कंपनी खरीदूंगी। बाय निंगबिंग पीछे नहीं हटी। क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई नॉलेज है? क्या तुम्हारे पास उन पर नजर रखने का टाइम है? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ और तुम नखरे दिखा रही हो। अपनी हालत देख, तू 10 मिनट भी नहीं टिक पाती। लियू रुयान हार गई और गहरी सांस लेकर बोली, मेरे पति को फुसलाने की कोशिश मत करना बाय निंगबिंग। मैं उसे नहीं फुसला रही। मैंने बाय निंगबिंग को एक लुक दिया। मैं कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लियू यानफेंग चुपचाप चाय पी रहे थे और लियू मॉम मुझे सिगरेट ऑफर कर रही थी। आधा महीने बाद लियू ग्रुप और ली बाय क्यू फैमिलीज के बीच की जंग खत्म हो गई। लियू ग्रुप को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनकी कोर टीम अभी भी बची हुई थी और उन्होंने तेजी से मार्केट में अपना दबदबा वापस बनाना शुरू कर दिया। वो जी बोड़ा जो कभी मेरे सामने एटीट्यूड दिखाता था, अब पुलिस कस्टडी में था। एक दिन मैं फ्री था तो मैं और बाय निंगबिंग उससे मिलने गए। पता नहीं उसने ऐसा क्या किया था। शायद उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद हो जाएगी। तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? वाह, गिरे हुए इंसान को लात मार रहे हो। बाय निंगबिंग ने कांच के उस पार से उसके मुंह पर थूका। अफसोस कि बीच में कांच है। मैं तो बस ये देखने आई हूं कि तू कब मरेगा, और साथ ही तेरी ये सड़ी हुई शक्ल की फोटो खींचकर सर्कल में सबको दिखाना चाहती हूँ, ताकि सबको सबक मिले। मैंने एक डार्क स्माइल दी और अपना फोन निकाला। जी बोड़ा, तू जानना चाहता था ना कि लियू रुयान तुझे देखकर उल्टी क्यों करती थी? ले, खुद देख ले अपनी करतूतें। मैंने वीडियो प्ले की।